चैप्टर 72 लीडर युआन यहाँ लीजेंड ब्रांच के स्टूडेंट तिबान सिटी के हवाबाज संप्रदाय में पहुंच चुके थे। वहां पर हेंचेन ने लीडर से मदद का कारण पूछा। ये सुनकर लीडर सभी की ओर देखकर अपनी गर्दन नीचे कर लेता है और फिर वो सभी की ओर देखकर बोला, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पड़ोसी शहर सोलरीज के साथ हमारा संबंध ठीक नहीं है। हालांकि हमारी तिबान सिटी हमेशा से सोलरीज से जीतती आई है, लेकिन पता नहीं कैसे लेकिन वहां पर अचानक से 4 ताकतवर लोग आ चुके हैं जो कि वहां के सोलरीज संप्रदाय की मदद कर रही है। उसके कारण हमें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। हमारे कई साथ उनके हाथों मारे जा चुके हैं। अब उन्होंने हमें धमकी दी है कि हम अगले आने वाले 5 दिनों के अंदर अंदर उस संप्रदाय के अधीन नहीं होते हैं तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं यहाँ पर सबसे ताकतवर हूँ, लेकिन सामने वाले वो 4 आदमियों में से 2 आदमी स्पिरिट इनिटेट के लेवल 18 पर है और वो अगली क्लास सेलेस्टियल नोवस तक पहुंचने के 1 कदम और है और बाकी बचे 2 आदमी सेलेस्टियल नोवस पर अपने कदम रख चुके हैं। इसलिए मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन है उनके साथ लड़ना, इसलिए मैंने स्कूल की ओर मदद की गुहार लगाई। ये सुनकर मिस ग्रे खड़ी होती हुई लीडर से बोली, लीडर शुंगची, क्या उनको पता नहीं कि ब्राइट स्कूल के साथ ऐसा करना उनके लिए अच्छा नहीं होगा? मेरा मतलब है कि स्कूल से लड़ने के बारे में सोचना, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन तभी लीडर शुंगची मिस ग्रे की बातों पर गौर करते हुए धीरे से बोला, मिस, देखिए आपकी बात सही है, लेकिन ये बात आप भली भांति जानती है कि स्कूल इन सब मामले नहीं पढ़ता है। मेरा मतलब है कि हम जैसे दलों के मामले थोड़े अजीब होते हैं, इसलिए स्कूल नहीं चाहता है कि उनके स्टूडेंट को इन सभी में डाला जाए। इसका असली कारण ये था कि जब कुछ सालों पहले जब स्कूल इन सभी ने दखल नहीं देता था, तब स्कूल से कई दल ऐसे थे जो कि स्कूल का साथ देते थे, लेकिन दलों की लड़ाई में स्कूल चाहते हुए भी दलों की लड़ाई में दखल नहीं दे सकता था। इसी कारण कई दल तबाह हो जाते थे जो कि स्कूल का साथ दिया करते थे। इसी मामले पर जब सभी स्कूल्स ने गौर किया, तब सभी स्कूल्स ने एक पेपर पर साइन किया जिसने लिखा था कि अगर कोई भी दल जो स्कूल से जुड़ा हुआ हो, उसकी मदद के लिए स्कूल उसके साथी भेज सकता है। लेकिन जैसा कि सभी को पता है कि स्कूल की जो एक ब्रांच बनाई गई थी वो इसलिए बनाई गई थी ताकि वो लोग यहाँ मदद भेज सके, और उस ब्रांच ने स्टूडेंट्स बहुत कमजोर होते हैं, इसलिए ये सब वो सभी जानते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा करने की सोची। लेकिन जैसा कि मैं तुम सबको देख सकता हूँ, तुम सब मुझे उस ब्रांच के तो नहीं लगते हो, क्योंकि तुम्हारी शक्तियाँ बहुत ज्यादा है। ये सब सुनकर मिस ग्रे और बाकी सभी एक दूसरे की ओर देखने लग जाते हैं। ये सुनकर हेंचेंग गुस्से में बोला, उनकी इतनी हिम्मत, उन्होंने हमें कमजोर समझने की भूल की, इसकी कीमत तो उन्हें चुकानी होगी। ये सुनकर सभी स्टूडेंट्स हेंचेन की बात पर अपनी गर्दन हाँ में हिलाने लगे। वही इन सभी से दूर उन्हीं को छत पर एक काले कपड़े पहना आदमी ये सब सुन और देख रहा था। वही तभी वो अपनी गर्दन ऊपर की ओर करने लगा। धीरे धीरे शाम की जो चादर है उसका रंग बदलते बदलते चादर काली हो चुकी थी। इसका महसूस कर लीडर ने सभी को दावत करने को कहा। धीरे धीरे सभी लोगों ने वहां पर खाना खा लिया था और फिर सभी अपने अपने कक्ष में चले गए थे। लीडर शुंगची ने सभी के लिए एक एक कमरे का इंतजार करवा दिया था। वही मिस ग्रे अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई उसी धागे को देख रही थी। तभी अचानक से उसे अजीब सा महसूस होने लगा। ये महसूस कर वो जल्दी से अपनी जगह से उठाकर यहाँ वहां देखने लगी और फिर वो धीरे से खिड़की की ओर जाने लगी। ये देखकर अचानक से एक काली परछाई जल्दी से वहां से भाग गई। तभी मिस ग्रे ने जल्दी से खिड़की खोलकर यहाँ वहां देखा, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखा था। ये देखकर मैडम ग्रे थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वापस से अपनी खिड़की बंद करके अपने बेड पर बैठ जाती है और फिर लेट जाती है। देखते ही देखते वो रात्रि का समय सूरज की किरणों के अंदर घुल गया। देखते ही देखते सभी लोग उठकर लीडर के साथ प्लानिंग बनाने लगे। वो सभी लीडर के साथ बैठे हुए ही थे कि तभी अचानक से भगदड़ मच गई। महल के अंदर बैठे लोगों को इसके बारे में पता नहीं चला। फिर अचानक से वहां पर एक आदमी लीडर के सामने झुकते हुए बोला, लीडर, हम पर हमला हुआ है। सोलरी संप्रदाय ने हम पर हमला कर दिया है। ये सुनकर लीडर के साथ सभी स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं और फिर जल्दी से सभी बाहर की ओर भागने लगते हैं। वही पहले लीडर और फिर उसके पीछे सभी लोग बाहर भागने लगे। वही वहां से थोड़ी दूर सामने करीब 20 लोग खड़े हुए थे और उनके सामने हवाबाज दल के मेंबर्स हाथ में हथियार लेकर खड़े हुए थे। हालांकि हवाबाज मेंबर्स के चेहरे पर डर साफ देखा जा सकता था, लेकिन अपने दल की इज्जत के लिए वो सभी वहां पर खड़े हुए थे। तभी सोलरी संप्रदाय के लीडर बोले, क्या हुआ, तुम्हारा लीडर शुंगची कहाँ पर है? क्या वो हमसे डर के छुपकर बैठ गया है? अच्छा किया शुंगची ने, क्योंकि अगर यहाँ आता तो हमारे हाथों से मारा जाता है। ये कहकर वो लीडर अपने हाथों में शक्तियों की लहर भरने लगा। उसके हाथ में अचानक से एक बड़ा सा आग का गोला आ गया था। ये देखकर हवाबाज के मेंबर्स बहुत ज्यादा घबराने लगे थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो लोग अगर इस हमले का शिकार हो जाते हैं तो वो सभी घायल हो जाएंगे। ये सोचकर वो सभी अपनी अपनी ताकत से खुद को बचाने के लिए एक शील्ड तैयार करने लगे। लेकिन तभी सभी ने देखा कि उस लीडर पर अचानक से एक तेज हरे रंग की रोशनी जाने लगी। ये देखकर वो लीडर जल्दी से अपने हाथ में तैयार हुए हमले को जल्दी से उस रोशनी की ओर फेंक देता है। जैसे ही वो दोनों हमले एक दूसरे से टकराते हैं, तब अचानक से वहां पर छोटा सा ब्लास्ट होता है। वही वो लीडर ये सब देखकर गुस्से से अपने दांत बिचते हुए गुस्से से धीरे से बोला, शुंगची, आखिर तुम आ ही गए।
जैसे ही उस धमाके से हुई धूल धीरे धीरे हटने लगी तब हवाबाज संप्रदाय के मेंबर्स के आगे अचानक से वो सभी स्टूडेंट और लीडर शुंची खड़े हुए थे और शुंची के साथ वहां पर उसके एल्डर्स भी खड़े हुए थे। अगर देखी जाए तो इस वक्त हवाबाज संप्रदाय में करीब 8 स्प्रिट इनिटेट क्लास पर थे और करीब जिनमें से 4 हवाबाज संप्रदाय से थे और 4 स्कूल से, और बाकी एलिमेंटल डिसिप्लिन क्लास में बहुत से लोग उनके पीछे खड़े हुए थे। ये देखकर लीडर शुंची सोलरी संप्रदाय के लीडर की ओर देखकर बोला, लीडर हाइला, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज तुम्हारी हालत खराब होने वाली है, इसलिए अभी भी समय है लीडर हाइला जल्दी से यहाँ से चले जाए, नहीं तो ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर लीडर हाइला गुस्से से लीडर शुंची की ओर देखकर बोला, लीडर शुंची तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई द ग्रेट ताओ युआन के सामने ये कहने की। जैसे ही लीडर शुंची ने लीडर हाइले की ये बात सुनी तो लीडर शुंची अचानक से हैरान हो गया और फिर वो अचानक से पीछे की ओर देखने लगा। पहले तो शुंची ने पीछे गौर नहीं किया था, लेकिन जब शुंची ने पीछे खड़े ताओ युआन को देखा तो उसने जल्दी से पीछे की ओर देखकर ताओ युआन को ग्रीट करते हुए बोले, ताओ युआन, आप यहाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप इन सभी के साथ मिले हुए हैं। ये बात सुनकर ताओ युआन धीरे धीरे आगे आते हुए बोले, देखो शुंची, मैं वैसे तो किसी जंग में जाता नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी मजबूर हूँ शुंची, क्योंकि मेरा दल अभी बहुत बड़ी दिक्कत से गुजर रहा है और जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे लीडर हाइकर ने देने का वादा किया है। अगर तुम मुझे मिस्टर फ्लेयर जानवर का मैजिक कोर चाहिए, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो, तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। दरअसल ताओ युआन जिस दल से आते थे उसका नाम है तूफान दल। ताओ युआन तूफान दल के लीडर थे जो कि सेलेस्टियल नोवस के लेवल 7 पर थे। जब लीडर हाइलो उनके पास अपने साथ लेने के लिए पहुंचा तब लीडर युआन ने मना कर दिया था, क्योंकि वो हमेशा इन झगड़ों से दूर रहते थे, लेकिन लीडर हाइलो ने युआन की कमजोरी पर वार करते हुए उन्हें अपने साथ कर लिया। लीडर युआन की सबसे बड़ी कमजोरी थी उनकी पोती। दरअसल बात यह है कि उसकी पोती एक बेहद हो खतरनाक जहर से ग्रसित थी, इसके लिए उसे मिस्टर फ्लेयर के मैजिक कोर की जरूरत थी और लीडर हाइलो ने यही देने का वादा किया। लीडर युआन ये भली भांति जानते थे कि मिस्टी फ्लेयर बेहद ही छोटे जानवर होते हैं जो कि फायर पावर के यूजर होते हैं। उनके छोटे होने के कारण उनका जीवन काल बहुत कम होता है और अगर कोई मिस्टी फ्लेयर अगर उम्र से नहीं मरते हैं तो उन्हें जंगल जानवर अपना शिकार बना लेते हैं। इसलिए उनका मिलना बेहद ही मुश्किल होता है और लीडर युआन के पास इतना समय नहीं था कि वो उसको ढूंढ सके, इसलिए लीडर युआन ने लीडर हाइले के साथ चलने के लिए हाँ कर दी। इसलिए लीडर युआन ने पहले ही लीडर शुंची से बोले कि अगर वो मैजिक कोर दे देते हैं तो वो यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन ये बात लीडर शुंची भी भली भांति जानते थे कि मिस्टर फ्ले का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। चैप्टर 73 एक ताकतवर हमले की तैयारी। जैसे ही सभी ने लीडर युआन की बात सुनी तो सभी लोग हैरानी से लीडर हाइले की ओर देखने लगे। ये देखकर लीडर शुंची ने लीडर युआन की ओर देखकर बोले, लीडर युआन, अभी हमारे पास वो मैजिक कोर नहीं है, लेकिन मैं लीडर शुंची आपसे वादा करता हूँ कि मैं कैसे भी करके आपको वो मैजिक कोर लाके दे दूंगा। लेकिन ये बात सुनकर लीडर युआन ज्यादा खुश नहीं हुआ। उसे लीडर शुंची से किसी अच्छे जवाब की जरूरत थी, लेकिन जैसा सोच वैसा नहीं हुआ। ये सुनकर लीडर युआन धीरे से बोले, मुझे माफ करना लीडर शुंची, मैं मजबूरी से बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं लीडर हाइले का साथ देना ही होगा, मुझे माफ करिएगा लीडर शुंची। ये कहकर लीडर युआन अचानक से अपना हाथ उठाकर अपने हाथों में शक्तियां भरने लगे और फिर अचानक से एक प्रेशर लीडर शुंची और उनके साथियों पर पड़ रहा था। वही सेलेस्टियल नोवस के सामने सभी की ताकत कमजोर दिखाई देने लगी। उस प्रेशर से लीडर के साथ सभी जमीन के ओर झुकते जा रहे थे, लेकिन तभी सभी ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर सभी के चेहरे फीके पड़ने लगे। वही लीडर युआन, हाइला, शुंची ये देखकर हैरान हो गए कि सभी लोग इस प्रेशर के नीचे दबे जा रहे थे। वही मिस ग्रे और उस प्रेशर का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। मिस ग्रे ने अपने हाथों में अपना हमला तैयार कर लिया था और फिर जल्दी से मिस ग्रे ने वो हमला लीडर युआन की ओर कर दिया। ये देखकर लीडर युआन को इस हमले से बचने के लिए खुद को बचाते हुए अपनी जगह से हट गए। इसी कारण जो मिस ग्रे के साथियों पर पड़ रहा प्रेशर गायब हो गया, सभी लोग पहले जैसे खड़े हो गए। ये सब लीडर युआन देखकर हैरान हो गए और फिर लीडर युआन मिस ग्रे की ओर देखकर बोले, न ही ये नहीं हो सकता। आखिर तुम लड़की, तुम मेरे हमले से बच कैसे गई? आखिर कैसे? ये कहते वक्त लीडर युआन के चेहरे पर हैरानी साफ देखी जा सकती थी। वही वो लीडर युआन ही नहीं था जो ये देखकर हैरान हुआ था, बल्कि वहां पर खड़े सभी लोग मिस ग्रे की ओर ही देख रहे थे। उनकी हैरानी के सबसे बड़ी वजह ये थी अभी वो लड़की स्प्रिट इनिटेट के लेवल 2 पर पहुंच थी, या फिर कहे कि अभी अभी कदम रखा था उसने अपनी क्लास से ऊपर की क्लास का सोल प्रेशर झेल लिया। ये देखकर सभी को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सब लियोन की उस आत्मा की अंश का कमाल है जो कि मिस ग्रे की आत्मा की रक्षा कर रहा है। लेकिन वही मिस ग्रे इस बात को महसूस कर लेती है, फिर वो धीरे से अपनी आंखें बंद करके उस काले कपड़े पहने आदमी का धन्यवाद करती है। वही मैडम काला जल्दी से मिस ग्रे के पास आता हुआ बोली, क्या बात है ग्रे, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। तुम्हारे पास सोल प्रेशर से बचने की टेक्निक है और मुझे बताया भी नहीं। क्या बात है?
लेकिन तभी सभी ने लीडर हाइले की आवाज़ सुनी, सर लियान प्लीज़ जल्दी आए। ये कहते वक्त लीडर हाइले के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, उसके चेहरे पर जीत की खुशी पहले ही अपने चेहरे पर दिखाई देने लगी थी। लेकिन तभी वहां पर अचानक से दो बूढ़े वहां पर अचानक से उनके बीच आ जाते हैं। उन्होंने अपने ऊपर काले कपड़े पहने हुए थे, उनके चाहे देखकर ये कोई नहीं कह सकता था कि वो लोग बूढ़े हो सकते हैं। उनके पीठ पर लटकी घुमती हुई दो तलवार सच में बेहद ही खतरनाक दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, उनकी मुस्कुराहट से ये साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो अपनी ताकत का गुरूर कुछ ज्यादा ही करते थे। ये देखकर तो लीडर शुंची और भी ज्यादा हैरान हो गए थे, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि वो ही दोनों थे जो लोग सेलेस्टियल नोवस क्लास पर पहुंच चुके थे। ये देखकर तो लीडर शुंची पूरी तरह निराश हो गए, क्योंकि अब उन्हें कोई भी नहीं बचा सकता था। वहीं मिस ग्रे भी ये सब देखकर और अपने सामने तीन तीन सेलेस्टियल क्लास के बंदे को देखकर हैरान हो गई थी, क्योंकि वो लगभग उसके दादाजी के लेवल जितने ही थे। वही जो अभी थोड़ी देर पहले सभी के मन में खुशी और हैरानी का माहौल था, अब वो डर का रूप ले चुका था। सभी स्टूडेंट के मन में मरने का खौफ साफ साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन तभी सभी को लीडर हाइले की आवाज सुनाई दी। लीडर युआन, सर लियान जल्दी कीजिए, जल्दी से हमला कीजिए। सर लियान आप उस लड़की को संभालिए। ये कहते वक्त लीडर का इशारा मिस ग्रे की ओर था। ये देखकर मिस ग्रे अचानक से अपनी तलवार पर पकड़ को मजबूत बनाने लगी, क्योंकि कभी उस पर हमला हो सकता था। ये समझकर लीडर शुंची ने जल्दी से लीडर हाइले की ओर देखते हुए गुस्से से बोला, लीडर हाइले अगर तुमने इनमें में किसी को भी नुकसान पहुंचाया तो स्कूल इसके लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा, इसलिए अगर बचना चाहते हो तो इनको कुछ मत करना। लेकिन ये सुनकर लीडर हाइला हंसने लगता है और फिर थोड़ी देर हंसने के बाद चुप होते हुए लीडर शुंची की ओर देखते हुए बोला, हम तुमने सही कहा शुंची, मुझे स्कूल माफ नहीं करेगा और मैं इस स्कूल को अपना दुश्मन बनाना भी नहीं चाहता। लेकिन तुम जिन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो, भले ही मैं उनको मार नहीं सकता, लेकिन मैं उनको इतना तो घायल कर ही सकता हूं कि वो लड़ने के काबिल ही न रहे, और वैसे भी मुकाबले में घायल होना ये आम सी बात है। और फिर लीडर हाइलर जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन तभी शियान और लियान जल्दी से मिस ग्रे की ओर जाने लगे। ये देखकर लीडर शुंची ने जल्दी ही अपने दल के साथियों को ऑर्डर देते हुए बोला, हमला करो। जैसे ही सभी ने अपने लीडर शुंची की बात सुनी तो अचानक से उन्होंने तीर चलाना शुरू कर दिया। वो पूरा आसमान पूरी तरह तीरों से ढक चुका था। ये देखकर ताओ युआन ने जल्दी से अपने हाथ को आगे करते हुए बोला, अर्थ शील्ड लाइटिंग। जैसे ही ताओ युआन ये बोले वैसे ही उनके साथ से अचानक से ग्रीन कलर की परत दिखाई देने लगी थी। इस परत के अंदर ग्रीन कलर की लाइटिंग भी हो रही थी। जैसे ही वो सारे तीर उस परत को चुने लगे, तब उस परत के अंदर चल रही लाइटिंग से वो सारे तीर खत्म होने लगे थे। ये देखकर लीडर शुंची परेशान दिखाई देने लगे। लेकिन वही सभी ने देखा कि शियान और लियान दोनों उस परत से निकलकर उनके पास बढ़ने लगे। ये देखकर लीडर शुंची ने जल्दी से अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए बोला, वाटर हरिकेन डिटोटेशन। ये कहकर लीडर शुंची के ऊपर से बहुत बड़ा पानी का चक्र सीधा शियान और लियान की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर शियान और लियान दोनों एक साथ अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस हमले को खत्म कर देते हैं। अपने ताकतवर हमले को ऐसे बर्बाद होता देख लीडर शुंची हैरान हो गए, क्योंकि सभी ने देखा था कि उन दोनों ने अपने हाथों के इस्तेमाल से ही उस हमले को तबाह कर दिया। वही शियान और लियान जल्दी से उस हमले को तबाह करके जल्दी से मिस ग्रे की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स और हव्वाज संप्रदाय के मेंबर्स परेशान दिखाई देने लगे और वो सभी जल्दी से मिस ग्रे को बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी सभी ने देखा कि अचानक से उन पर वापस से सोल प्रेशर पड़ने लगा और वो सभी धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगे। वही मिस ग्रे ये सब पहले ही देख चुकी थी, इसलिए उसने अचानक से अपनी तलवार को अपने मैजिक स्टोन ने रखा और फिर अचानक से अपनी आंखें बंद कर ली और फिर अपने हाथ की मुद्रा को बार बार बदलने लगी। तभी अचानक से वहां का वातावरण बदलने लगा, वहां पर काले बादल छाने लगे। देखते ही देखते बादलों का रंग काले से नीला होने लगा और सभी लोगों को एक अजीब सा प्रेशर महसूस होने लगा। इन लोगों ने शियान और लियान, युआन और लीडर हाइला भी शामिल थे। ये देखकर लीडर हाइला आसमान की ओर देखकर बोला, आखिर ये हो क्या रहा है? अचानक से इतनी सारी प्राकृतिक ऊर्जा यहाँ इकट्ठा कैसे होने लगी है? किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। लेकिन तभी वहां पर एक आदमी ने इशारा करते हुए बोला, वो देखो। सभी ने देखा कि मिस ग्रे की सिर से थोड़ा ऊपर एक नीले कलर का हीरे जैसी आकृति बनने लगी। उस हीरे में इतनी प्राकृतिक शक्तियों को देखकर सभी लोग हैरान हो गए। मिस ग्रे जिस शक्ति का इस्तेमाल कर रही थी वो थी लियोन की दी गई लेवल 3 के हाई लेवल टेक्निक फीनिक्स फ्यूरी फनायोक्स फ्योरी। तभी अचानक से सभी ने देखा कि उस हीरे जैसी आकृति से एक नीले कलर का फीनिक्स बाहर निकलने लगा। जैसे ही उस फीनिक्स ने अपने पंख हवा ने फैलाए तो उसके पंख के कारण नीचे सभी लोग ढक चुके थे। तभी उस फीनिक्स ने अचानक से एक तेज तीखी आवाज निकाली। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वहां पर लोग सभी अपनी हाथ से अपने कानों को ढकने लगे। वही जब मिस ग्रे ने अपनी आंख खोलकर जब ये सब देखा, तब वो अपनी इस पावर का देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गई, क्योंकि जब से लुशंग ने उसको ये टेक्निक दी थी तब से लेकर अब तक मिस ग्रे ने इस टेक्निक को इस्तेमाल नहीं किया था, क्योंकि मिस ग्रे ने ऐसी टेक्निक कभी नहीं देखी थी जो प्राकृतिक शक्तियां का इस्तेमाल करती हो। इसलिए मिस ग्रे को ये टेक्निक को सीखने में बहुत ज्यादा समय लग गया था।
लेकिन अब इसकी पावर देखकर मिस ग्रे बहुत ज्यादा खुश दिखाई देने लगी। तभी मिस ग्रे अपने हाथ से उस फीनिक्स को कंट्रोल करते हुए जल्दी से सोलरीज संप्रदाय पर उस फीनिक्स को छोड़ देती है। तभी वो फीनिक्स एक जोर की चीख मारते हुए आगे की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर शियान और लियान जल्दी से लीडर युआन के पास जाकर खड़े होते ही बोले, लीडर युआन, इसकी शक्ति बहुत ज्यादा है। हमें तीनों को जल्दी से अपनी अपनी शक्तियों से एक ताकतवर हमला करना होगा। को देखकर ही हैरान हो चुके थे, क्या कमाल की ताकत है। वही लीडर युआन तो उस फीनिक्स की ताकत। चैप्टर 74 लीडर जुहांग का खौफ। मिस ग्रे ने लियोन की दी गई टेक्निक का इस्तेमाल कर दिया था। उस टेक्निक की सहायता से आसमान में एक नीले रंग का फीनिक्स तेज आवाज के साथ सोलरीज संप्रदाय की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर शियान और लियान जल्दी से लीडर युआन के पास जाकर बोले, लीडर युआन, हमें एक साथ मिलकर इस पर हमला करना होगा। लेकिन वही लीडर युआन तो उस शक्ति को देखकर ही हैरान हो गए थे। सबसे बड़े हैरानी उसको ये थी कि एक छोटी लड़की इस जैसे ताकत को संभाले हुए है। लेकिन जैसे ही उसे याद आया कि अभी वो मुकाबले में है, वो जल्दी से शियान और लियान की ओर देखकर बोला, ठीक है, हमें एक साथ अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। ये कहकर शियान, लियान और ताओ युआन ने एक साथ अपनी शक्तियों को इस्तेमाल करते हुए अपने हाथों में शक्तियों की रोशनी जलाने लगे। तभी शियान, लियान और ताओ युआन के हाथों से वो शक्तियों की रोशनी निकलते हुए इस फीनिक्स की ओर जाने लगी। जैसे ही वो फीनिक्स उस रोशनी से टकराता है तो वो फीनिक्स और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई उसका विरोध करे। तभी उस फीनिक्स ने अचानक से अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर ताओ युआन बोल, यकीन नहीं हो रहा, इतनी ताकत और वो भी इस लड़की के हमले में, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। तभी लीडर युआन ने जल्दी से अपनी ताकत को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और फिर शियान और लियान ने भी अपनी अपनी ताकत को बढ़ा दिया। वही अब इतनी ज्यादा शक्ति को संभालते संभालते मिस ग्रे के चेहरे पर पसीने आने लगे थे। मिस ग्रे बहुत ज्यादा थकने लगी थी। लेकिन वही लीडर शुंची और बाकी स्टूडेंट तो ये सब देखकर ही हैरान हो गए थे, क्योंकि उन्हें सच में ये यकीन नहीं था कि उनके पास इतना ताकतवर हमला होगा जिसे रोकने के लिए तीन सेलेस्टियल नोवस के वॉरियर को आना पड़ा। ये देखकर सभी के मन में मिस ग्रे के प्रति सम्मान और भी ज्यादा बढ़ने लगा। वही सोलरीज संप्रदाय के लोगों में तो उस फीनिक्स का डर उनके दिल में किसी पक्षी के पंखों की तरह फड़फड़ा रहा था। ये देखकर लीडर हाइलर घबराते हुए बोला, सर शियान, सर लियान, कुछ कीजिए। तभी शियान और लियान अचानक से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और फिर अचानक से अपनी आंखें बंद करके दोनों अपनी हाथों की मुद्रा को बदलने लगते हैं। ये देखकर लीडर युआन बोले, नहीं, ये क्या कर रहे हो? पागल हो गए क्या तुम दोनों? तुम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो वो फीनिक्स ब्लास्ट हो जाएगा और फिर यहाँ पर लोग बुरी तरह से जख्मी हो जाएंगे। लेकिन लीडर युआन की बातों पर ध्यान न देते हुए उन दोनों के सिर से अचानक से तेज हरे रंग की रोशनी निकलने लगी और सीधी उस फीनिक्स से जाकर टकरा गई। तभी अचानक से वो फीनिक्स की दर्द से भरी चीख निकली और फिर अचानक से उस फीनिक्स में दरार पड़ने लगी। ये देखकर सभी लोग समझ चुके थे कि वो फीनिक्स ब्लास्ट हो वाला है। ये देखकर मिस ग्रे ने जल्दी से अपने हाथों की मुद्रा बदलते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए उस फीनिक्स पर ध्यान देने लगी। तभी अचानक से वो फीनिक्स गुस्से में शियान और लियान को देखते हुए जोर से चिल्लाते हुए जल्दी से अपनी शक्तियों का कुछ अंश शियान और लियान पर छोड़ देती है और फिर अचानक से वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट का वेव इतना भयानक था कि वहां जमीन पर करीब 100 फीट गहरा गड्ढा हो जाता है। वही उस ब्लास्ट से सोलरीज संप्रदाय के लोग जलकर राख हो गए। वहां पर सिर्फ लीडर हाइलर और संप्रदाय के एल्डर और शियान, लियान और लीडर युआन की जिंदा बचे थे। ये देखकर लीडर हाइलर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। गुस्से से उसकी आंखें लाल होने लगी थी। वही मिस ग्रे उस हमले को यूज करते हुए बहुत ज्यादा थक चुकी थी। वो अपने घुटनों पर आ चुकी थी और लंबी लंबी सांसें ले रही थी। ये देखकर सभी लोग मिस ग्रे के पास जाने लगे, लेकिन तभी सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जम गए। हालांकि इस बार उन पर पड़ रहा सोल प्रेशर थोड़ा कम था, लेकिन फिर भी कोई भी वहां से हिल नहीं पा रहा था। लीडर युआन अभी भी अपने घुटनों पर बैठे बैठे उन पर सोल प्रेशर का हमला जारी किए हुए था। ये देखकर लीडर हाइलर ने गुस्से में मिस ग्रे को देखते हुए बोला, सर शियान, सर लियान, उस लड़की को इतनी भयानक मौत देना जिससे उसकी आत्मा भी कांप उठे। ये सुनकर शियान और लियान दोनों जल्दी से मिस ग्रे की ओर बढ़ने लगे। ये देखकर मिस ग्रे अपनी पूरी ताकत लगाकर उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी कोशिश कामयाब होते नजर नहीं आ रही थी। वही शियान और लियान दोनों मिस ग्रे के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं। वही शियान गुस्से ने मिस ग्रे की ओर देखते हुए बोला, जिद्दी लड़की, तुम अब नहीं बचने वाली, मरने के लिए तैयार हो जा। ये देखकर मिस ग्रे अपनी आंखें बंद कर लेती है। वही मिस ग्रे के साथ भी ये देखकर जल्दी से अपनी आंख बंद कर लेते हैं, क्योंकि वो मिस ग्रे को ऐसे मरते नहीं देख सकते हैं। लेकिन तभी सभी को चिल्लाने की आवाज सुनाई देने लगी। जल्दी से सभी ने अपनी आंख खोलकर देखने की कोशिश की आखिर बात क्या थी। तभी सभी ने देखा कि शियान और लियान दोनों जमीन पर गिर पड़े हुए हैं। उनको देखकर कोई भी यह कह सकता है कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल सोल प्रेशर का सामना कर रहे हैं। ये देखकर लीडर युआन ने घबराते हुए उस शक्ति को महसूस करते हुए बोला, ये तो एक सोल मास्टर हैं। जाहिर सी बात है, लीडर युआन वहां पर सबसे ज्यादा ताकतवर और तर्जुबेदार थे। वो वहां फैली सोल पावर और मेंटल पावर को महसूस कर सकता था।
लेकिन लीडर युआन के मुंह से निकली ये बात तो सभी के दिलों पर खौफ जड़ा करने का काम कर रही थी, क्योंकि सोल मास्टर ये तो अपने आप में ही ताकत का पूरा परिचय था। जैसे ही सभी ने सोल मास्टर का नाम सुना तो सभी लोग यहाँ वहाँ देखने लगे। लेकिन तभी सभी ने देखा कि मिस ग्रे के सामने अचानक से एक काले कपड़े से ढका हुआ लड़का मिस ग्रे के आगे आ गया। वही मैडम काला उस काले कपड़े पहने आदमी को पहचानते हुए बोली, ये तो वही लड़का है, अब हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन मिस ग्रे की खुशी के सामने मैडम काला की खुशी तो कुछ भी नहीं थी। जैसे ही मिस ग्रे ने उस काले कपड़े हुए लड़के को देखा तो उसकी आंख से आंसू आने लगे थे और वो बस एकटक उस लड़के को ही देखे जा रही थी। वही लियोन जल्दी से मिस ग्रे को अपने हाथ का सहारा देते हुए उठता है और फिर लियोन प्यार से मिस ग्रे की ओर देखते हुए बोला, मुझे माफ करना, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लेकिन वही मिस ग्रे तो इस बात और ध्यान ही नहीं दे रही थी, वो तो लियोन की आंखों में ही खोसी गई थी। ये देखकर लियोन ने मिस ग्रे के कंधे को हिलाते हुए उसे होश में वापस लाया। ये देखकर मिस ग्रे ने जल्दी से अपनी नज़र नीचे कर ली और फिर धीरे से बोली, तुमने मेरी जान एक बार और बचा ली, तुम सच में बहुत अच्छे हो। लेकिन तभी सभी को दर्द से कराहती हुई आवाज़ सभी के कानों में गूंजी, प्लीज सर, हम पर थोड़ी रहम दिखाए। ये आवाज़ थी शियान और लियान की, जो कि लियोन की सोल प्रेशर और मेंटल पावर के नीचे दबे हुए थे। ये सुनकर सभी लोग उन दोनों की ओर देखने लगे। तभी लियोन मिस ग्रे को संभालते हुए पीछे घूमकर उन दोनों की ओर देखते हुए बोला, तुम्हें ये सब इस लड़की पर वार करने से पहले सोचना चाहिए था। तो क्या हुआ, मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारी सोल पावर को तो खत्म कर ही सकता हूँ। लेकिन तभी शियान और लियान दोनों ने लियोन की ओर देखते हुए बोला, हमें पर थोड़ी रहम करिए सर, हमें माफ कर दीजिए, प्लीज अपनी मेंटल पावर को हटा दीजिए। लेकिन तभी सभी ने देखा कि अचानक से लियोन ने अपना हाथ ऊपर करके अपनी सोल पावर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। ये देखकर वो दोनों और भी ज्यादा तेज चिल्लाने लगते हैं। उन दोनों की हालत उस उलझी हुई पतंग की तरह थी कि अगर उन्होंने जरा सी भी ढील दी तो पतंग कट जाएगी। उसी तरह अगर उन दोनों ने अपने ऊपर से अपनी शक्तियों को ढील दी तो वो दोनों उस प्रेशर के दबाव से ही मर जाएंगे। तभी उन दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाते हुए बोले, लीडर जुहांग, हमारी मदद कीजिए। जैसे ही उन दोनों ने अपने मुंह से ये नाम पुकारा तब अचानक से वहां पर तेज हवाएं चलने लगी और फिर अचानक से वहां पर एक और प्रेशर आर्यन के प्रेशर के साथ टकराने लगा। ये देखकर लियोन हैरान तो हुआ, लेकिन फिर भी लियोन ने शांति से अपने सोल प्रेशर को हटा देता है। तभी शियान और लियान दोनों लड़खड़ाते हुए उठते हैं और फिर अपने घुटनों पर बैठकर अपने लीडर को झुककर ग्रीट करते हुए अपने लीडर को धन्यवाद देने लगे। तभी अचानक से लीडर युआन के बगल में एक बूढ़ा आदमी, जिसकी पीठ झुकी हुई थी और उसके हाथ में एक छड़ी उसका सहारा बनी हुई थी और उसकी आंखें खून की तरह लाल थी। उस बूढ़े को देखकर लीडर हाइलर जल्दी से लड़खड़ाती आवाज में बोला, लीडर जुहांग, आप यहाँ। और फिर लीडर हाइलर अपना सिर झुकाकर उस आदमी को सम्मान देता है। वहां की हालत देखकर लीडर जुहांग अपनी आंख बंद करते हुए बोले, लीडर हाइलर, मुझे समझाओ आखिर यहाँ क्या हुआ था। वही जैसे ही लीडर जुहांग ने लीडर युआन को देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, लीडर युआन, तो आप भी यहाँ हैं, मुझे खुशी हुई कि तुम अभी भी जिंदा हो। लेकिन तभी लीडर युआन ने हैरानी से लीडर जुहांग की ओर देखते हुए बोले, लीडर जुहांग, यकीन तो मुझे नहीं हो रहा कि आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो, तुम और तुम्हारा दल तो काफी पहले ही खत्म हो चुका था ना। ये सुनकर लीडर जुहांग मुस्कुरा देता है और फिर मुस्कुराते हुए लीडर युआन से बोला, पुरानी बातें मेरा दिल बहुत ज्यादा दुखा देती है लीडर युआन, खैर अभी उन पुरानी बातों को भूलना ही अच्छा है। मुझे लगता है कि तुम भी हमारी तरफ से मुकाबला कर रहे हो, लेकिन मैं इस बात से हैरान हूं कि जिस लीडर ने उस समय मुकाबले में हिस्सा नहीं लिया वो आज इस मुकाबले में अपना खून बहा रहा है। लेकिन ये सुनकर लीडर युआन समझ चुके थे कि आखिर लीडर जुहांग क्या कहना चाहते थे। ये समझकर लीडर युआन बोले, अभी मैं बहुत बड़ी मजबूरी में फंस चुका हूं जुहांग, इसी कारण मुझे इस मुकाबले का हिस्सा बनना पड़ रहा है। चैप्टर 75, इस हमले से बचना। मैदान का रुख मुड़ चुका था क्योंकि मैदान में आ गया था एक नया योद्धा, जो कि था लीडर जुहांग। जैसे ही जुहांग ने लीडर युआन की बात सुनी तो वो मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है लीडर युआन, पहले हम ये सब तो निपटा ले। वही अब तक लीडर हाइलर भी यहाँ क्या हुआ सब कुछ बता चुके थे। ये सुनकर लीडर जुहांग लियोन की ओर देखकर बोले, अच्छा सोल मास्टर, पर मुझे तो दिखाई दे रहा है कि ये कोई सोल मास्टर नहीं है। हाँ, इसकी सोल पावर और मेंटल पावर बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये बात मैं भली भांति मानता हूँ। देखी लड़के, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम इतनी सी कम उम्र में इतने काबिल हो, लेकिन अफसोस तुमने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम उस लड़की को बचाना चाहते थे ना, अब देखना मैं कैसे तुम्हें मारने के बाद इस लड़की को क्या सजा देता हूँ। मैं इस लड़की को अपनी बीवी बनाकर इसके साथ रातें रंगीन करूंगा और इसको धीरे धीरे ऐसी मौत मारूंगा कि ये मुझे मौत के लिए भी मुझे बार बार कहती रहेगी। ये कहकर लीडर जुहांग जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर और उसकी इतनी बेकार बात सुनकर लियोन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो जल्दी से अपने सोल पावर का उपयोग उस लीडर जुहांग पर करने लगा। वही अपने ऊपर पड़ते प्रेशर को महसूस कर लीडर जुहांग ने जल्दी से अपनी शक्तियों से अपनी आत्मा को ढकने लगा। ये देखकर लीडर जुहांग ने जल्दी से लीडर युआन की ओर देखते हुए बोला, लीडर युआन, जल्दी करो, उस पर हमला करो।
ये बात सुनकर लीडर युआन थोड़ा झिझकने लगे क्योंकि वो उस लड़के की काबिलियत देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे, लेकिन वो मजबूरी में बंधे हुए थे, इसी कारण वो जल्दी से अपने हाथ में शक्तियां भरने लगे। लेकिन तभी अचानक से एक भारी सी आवाज वहां गूंजने लगी। ये देखकर सभी लोग यहाँ वहां देखने लगे। इसमें लियोन, मिस ग्रे, लीडर जुहांग, लीडर युआन भी शामिल थे। लेकिन तभी अचानक से लियोन के बगल में एक आदमी आकार खड़ा हो गया। उसने हल्के नीले कलर के कपड़े पहने हुए थे। उसे देखकर मिस ग्रे लियोन के पीछे जाकर चिपक गई। ये देखकर लियोन भी थोड़ा घबरा गया था क्योंकि उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि वो उसके पास कब आ गया। ये सब महसूस कर लियोन समझ चुका था कि ये बहुत ताकतवर है और अच्छे से सोल मैनिपुलेशन को जानता है। लेकिन जैसे ही वो आदमी पीछे घूमकर लियोन को मिस ग्रे को देखता है तो लियोन उसे जल्दी से पहचान जाता है और मिस ग्रे भी उस आदमी को पहचाना जाता है। ये देखकर मिस ग्रे जल्दी से उस आदमी को देखते हुए बोली, तुम तो वही हो न जो उस दिन। लेकिन मिस ग्रे अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले वो आदमी उसकी बात को बीच में काटते हुए बोला, हाँ मैं वही हूँ जो उस दिन स्कूल फेयर में बच्चों के साथ लड़ाई कर रहा था। और मैं यहाँ से गुजर ही रहा था कि तभी मैंने ये सब देखा और फिर मुझसे रहा नहीं गया और फिर मैं यहाँ आ गया। और फिर ये कहकर वो आदमी पीछे घूमता है और फिर लीडर युआन की ओर देखते हुए बोला, लीडर युआन, आपको एक मिस्टी फ्लेयर का कोर चाहिए ना, तो वो कोर मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको वादा करना होगा कि आप इस मुकाबले से दूर हट जाएंगे। ये सुनकर वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सभी उसी आदमी की ओर देखने लग जाते हैं। जब ये बात लीडर हाइलर ने सुनी तो वो हड़बड़ाते हुए लीडर युआन की ओर देखते हुए बोला, लीडर युआन ये झूठ बोल रहे हैं, इनके पास कोई भी मैजिक कोर नहीं है। ये आपको अपनी बातों में फंसा रहे हैं ताकि ये आपको हमसे अलग करके बाद में हमें हराकर आपको भी हरा सके। लेकिन तभी वो आदमी हंसने लगता है। हाँ हाँ हाँ, लगता है लीडर हाइलर कुछ ज्यादा ही आगे की सोच लेते हैं। ठीक है, अगर लीडर युआन को यकीन नहीं होता है तो मैं उस कोर को निकाल कर दिखा देता हूँ। ये कहकर उस आदमी ने जल्दी से अपने मैजिक स्टोन से एक चमकता हुआ लाल रंग का कोर बाहर निकाला जो कि हल्की हल्की आग भी निकाल रहा था। ये देखकर लीडर युआन की आंखें इस कोर को देखकर चमकने लगती है। लेकिन तभी उस आदमी की आवाज आई, क्या लीडर युआन को इसे देखकर विश्वास हुआ? इसलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज अभी इसी समय इस मुकाबले से पीछे हट जाए। जैसे ही लीडर युआन ने ये सुना तो वो एक गहरी सोच में डूब गया और फिर अचानक से वो जल्दी से अपनी जगह से गायब हो गया और फिर अगली बार वो दिखा लियोन के बगल में खड़ा हुआ। ये देखकर लीडर हाइला बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और फिर वो गुस्से में अपने दुश्मनों को घूरने लगा। ये देखकर लीडर जुहांग बोले, लीडर युआन क्या हुआ अगर तुम हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन अभी भी तुम में से ऐसा कोई नहीं जो मुझे हरा सके। ये कहकर लीडर जुहांग अपनी शक्तियों को बाहर निकालने लगे। उसकी शक्तियों का बहाव देखकर सभी लोग घबराने लगे थे। वहीं मिस ग्रे लियोन के साथ होने से उस पर उस वेव का कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा था। ये देखकर लीडर युआन हैरानी से लीडर जुहांग की ओर देखता हुआ बोला, यकीन नहीं होता ये बूढ़ा इतने सालों से गायब ही नहीं था बल्कि इसने अपनी शक्तियां भी बढ़ा ली। अब ये सेलेस्टियल नोवस के लेवल 17 तक पहुंच चुका है। आखिर ये मारा जा चुका था तो आखिर ये जिंदा कैसे हो गया? ये बात सोचकर ही लीडर युआन का सिर धुकने लगा था। लेकिन वही वो आदमी लियोन की ओर देखते हुए बोला, जाओ कुछ करो। ये सुनकर लियोन भी हैरानी से इस आदमी को देखने लगा, लेकिन लियोन को लगा कि वो आदमी ठीक ही बोल रहा था। इसलिए वो मिस ग्रे की ओर देखकर बोला, तुम जाकर आराम करो, इसको मैं देखता हूँ। ये कहकर लियोन आगे की ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी मिस ग्रे ने अचानक से लियोन का हाथ पकड़ते हुए बोली, रुको तियान। और फिर मिस ग्रे जल्दी से लियोन का हाथ पकड़कर उस पर वही लाल धागा बांध देती है जिसे उसने उस बाजार में खरीदा था। ये देखकर लियोन ने मिस ग्रे की ओर देखते हुए बोला, ये क्या है मिस ग्रे? जैसे ही मिस ग्रे ने लियोन के मुंह से ये सुना तो वो हिचकिचाते हुए बोली, ये तुम्हारी बॉडी को हिल करने में मदद करेगा, प्लीज तुम इसे पहन लो। ये कहकर मिस ग्रे अपनी गर्दन नीचे कर लेती है और फिर इंतजार करने लगती है, लेकिन तभी उसने देखा कि तियान उस पर हाथ रखते हुए बोला, थैंक मिस ग्रे। और फिर आगे की ओर बढ़ने लगता है। ये देखकर सभी लोग खुश भी होते हैं और एक तरह से उदास भी। खुश इसलिए कि लीडर युआन का खतरा उनके ऊपर से टल चुका है, और उदास इसलिए कि अभी भी उन्हें लीडर जुहांग का सामना भी करना है। वही इस लड़के को पास आता देख लीडर जुहांग गुस्से में लियोन को देखते हुए बोला, लड़के तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है, आगे के परिणाम के लिए तैयार रहना। ये कहकर लीडर जुहांग ने जल्दी से अपने दोनों हाथ को करीब लाते हुए अपनी शक्तियों को अपने हाथों के बीच एकत्रित करने लगा। ये देखकर लीडर युआन जल्दी से लियोन की ओर देखकर बोले, इस हमले से बचना, अगर ये हमला आप पर लग गया तो आपकी सारी शक्तियां कुछ देर के लिए खत्म जाएगी। ये कहकर लीडर युआन धीरे से खुद से बातें करते हुए बोले, इतना ताकतवर हमला करके लीडर जुहांग पहले ही ये मुकाबला खत्म करना चाहते थे, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बुरा आखिर इतना रिस्की हमला आखिर कर क्यों रहा है, क्योंकि अगर इस हमले में अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति जरा भी भटकी तो सबसे पहले तुम्हारी ही मौत होना निश्चित है। वही लियोन भी अपनी सोल पावर और मेंटल पावर से ये महसूस कर सकता था कि आखिर वो कितनी भयानक शक्ति है। तभी जल्दी से लियोन ने अपने पूरे शरीर को सुनहरी रोशनी से ढक लिया था। ये देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे क्योंकि ये रोशनी थी गोल्डन पावर की।
वैसे तो ये लोग जानते थे कि सोल मास्टर अल्केमिस्ट ही बन सकते हैं, लेकिन जब लीडर जुहांग ने बोला कि ये कोई सोल मास्टर नहीं है तो सभी के चेहरे लटक गए थे। लेकिन जब सभी ने उसके शरीर पर सुनहरी रोशनी देखी तो सभी लोग हैरानी से लियोन को ही देखने लगे। तभी अचानक से लियोन ने अपने दोनों हाथ को अपने सीने के पास लाते हुए अपनी हाथों की मुद्रा को बार बार चेंज करने लगा। और फिर लीडर जुहांग जल्दी से चिल्लाते हुए बोला, सोल डिस्टोर्टेशन सील। जैसे ही लीडर जुहांग ने ये कहा, अचानक से उनके हाथ में शक्तियों एक जगह इकट्ठा होने लगी। जिस तरह सोचा था उस शक्ति से पावरफुल ऑरा नहीं निकल रहा था, बल्कि उस शक्ति से तो वो शांति थी जैसा कि आम हमले में होती है। लेकिन अगर कोई भी तर्जुबेदार उस हमले को देखे तो वो कह सकते थे कि उस हमले में कितनी ताकत है। ये देखकर लियोन, जो कि काले कपड़े पहने हुए है, वो जल्दी से अपनी गोल्डन पावर को अपने हाथों के चारों ओर घुमाकर एक फॉर्मेशन का निर्माण करने लगा, जिसका नाम था हेवनली गोल्डन फॉर्मेशन। जैसे ही सभी ने काले कपड़े पहने हुए आदमी के मुंह से इस फॉर्मेशन का नाम सुना तो सबके कान ये सुनकर बंद हो गए। उनके कानों में ये नाम किसी डर के माफिक घूमने लगा। वही जब ये सब लीडर युआन ने देखा तो वो हैरानी से लियोन की ओर देखते हुए बोला, यकीन नहीं होता ये इस शक्ति का इस्तेमाल करने वाला है, इससे तो इसके शरीर पर बहुत से घाव शरीर पर पड़ जाएंगे। लेकिन लीडर युआन इस बात से भी अनजान नहीं थे कि इस शक्ति से भले ही शरीर पर घाव आ जाए, लेकिन वो इतनी तो ताकतवर थी ही कि सामने वाले दुश्मन को घायल तो कर ही सके। मिस ग्रे को उस काले कपड़े पहने हुए आदमी की चिंता होने लगी थी, क्योंकि उसने इस हमले को उपयोग बहुत समय पहले होते हुए देखा था। तब जिस अल्केमिस्ट ने इस हमले को अपने दुश्मन पर किया था, तब उस दुश्मन की हालत तो बहुत ज्यादा खराब तो हुई, लेकिन साथ ही साथ उस अल्केमिस्ट के शरीर पर बहुत से गहरे जख्म भी हो गए थे। इसलिए मिस ग्रे को लियोन की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। आखिर क्या होगा आगे जब लियोन करेगा लीडर जुहांग पर हमला? क्या लीडर जुहांग हार जाएंगे लियोन से, या फिर होने वाला है कुछ और? चैप्टर 76 काई पावर का यूज। लियोन ने शुरू में ही इस तरह का पावरफुल अटैक कर इस मुकाबले को जल्दी खत्म करना चाहता था, लेकिन लीडर जुहांग का हमला भी कोई मामूली हमला नहीं था। देखा जाए तो लीडर जुहांग के पास सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी बात का था तो वो था लेवल का। लीडर जुहांग उस काले कपड़े पहने हुए लड़के से पूरी 2 क्लास ऊपर था। इसी बात पर मुस्कुराते हुए लीडर जुहांग बोले, लड़के, आज तू मेरे हाथों से नहीं बचने वाला। तू सिर्फ अभी क्लास 2 का योद्धा है, तेरी ताकत मुझसे बहुत कम है, इसलिए तेरी मौत तो पक्का मेरे हाथों लिखी जा चुकी है। ये ले लड़के, संभाल इसे। ये कहकर लीडर जुहांग ने वो हमला लियोन पर छोड़ दिया। वो हमला सीधा लियोन की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर लियोन ने जीरो से बोलते हुए कहा, जीरो, जल्दी से पावर को रिलीज करो। अपने मालिक का ऑर्डर पाते ही जीरो ने जल्दी से लियोन के शरीर के चारों ओर एक सफेद रंग का कवच लगा दिया, और फिर लियोन की आंखें सफेद होते हुए चमकने लगी। और लियोन की गोल्डन पावर जो आर्यन के हाथ में घूम रही थी वो अचानक से छटपटाने लगी, और फिर वो गोल्डन अटैक एक बड़े से गोले में बदल गया और फिर उस हमले की ओर जाने लगा। ये देखकर सभी लोगों ने अपने अपने शक्तियों से खुद की सुरक्षा के लिए शील्ड का फॉर्मेशन करने लगे, क्योंकि वो सभी ये बात अच्छे से जानते थे कि अगर ये दोनों अटैक आपस में टकराए तो वहां पर उठी भयानक तरंगों से वहां पर खड़े सभी लोग घायल हो जाएंगे। तभी सभी ने देखा कि वो दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, लेकिन जैसा सभी ने सोचा था वैसा नहीं हुआ। वहां पर कोई भी धमाका नहीं हुआ जैसा कि अनुमान लगाया गया था। लेकिन तभी सभी ने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सभी ने देखा कि उस काले कपड़े पहने हुए लड़के की सुनहरी रोशनी अचानक से सफेद हो गई, और लीडर जुहांग का हमला उस सफेद रोशनी के अंदर घुलने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो सफेद रोशनी लीडर जुहांग के हमले को अपने अंदर शौक रही हो। ये सब महसूस कर लीडर जुहांग अपने हमले की ओर देखते हुए अचंभे से उस सफेद रोशनी की ओर देखते हुए बोला, नहीं, ये कैसे हो सकता है? आखिर इस छोटे लड़के ने अपने हमले को अपनी आत्मा की शक्तियों से ढक लिया है, पर ये कैसे हो सकता है? इसकी शक्ति तो इतनी है ही नहीं कि ये इस तरह का हमला करने की सोच भी सकता है। इसका मतलब ये क्लास 2 का योद्धा नहीं है, इसने अपनी शक्तियों को छुपा के रखा हुआ है। तभी लीडर जुहांग ने अपनी आंखों को बंद करते हुए अपने हमले की ओर ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही लीडर जुहांग ने अपना ध्यान उस सफेद रोशनी की ओर करने लगा तभी अचानक से एक बहुत ज्यादा प्रेशर उस पर हावी होने लगा। ये महसूस कर लीडर जुहांग ने न चाहते हुए अपनी आंख खोलकर गहरी और लंबी सांसें लेने पर मजबूर हो गया। ये देखकर लीडर हाइलर, लीडर युआन, लीडर शुंगची और वहां पर खड़े सभी लोग ये देखकर हैरान हो गए, और फिर सभी लोगों के मन में उस काले कपड़े पहने लड़के की छवि और भी ज्यादा गहरी होने लगी। अचानक से सभी ने देखा कि उस सफेद रोशनी के अंदर लीडर जुहांग का हमला पूरी तरह मर्ज हो गया था। ये देखकर सभी लोग खुशी की मारे चिल्लाने लगे। लेकिन तभी सभी ने देखा कि वो काले कपड़े पहना हुआ लड़का अपने घुटनों पर बैठ गया, और उसके मुंह से खून की 4-5 बूंदें जमीन पर आकर गिर गई। ये देखकर मिस ग्रे, जो कि लीडर युआन की शील्ड के पीछे खड़ी हुई थी, ये देखकर जल्दी से वो लियोन की ओर बढ़ने लगी। लेकिन तभी लीडर युआन और वो अनजान आदमी मिस ग्रे के सामने जाकर खड़े हो गए, और फिर वो अनजान आदमी बोला, रुक जाओ, अभी मुकाबला खत्म नहीं हुआ, इसलिए उस लड़के को अभी मुकाबले के बीच परेशान नहीं करना चाहिए, और अगर तुम उसके पास जाओगी तो वो जुहांग तुम पर भी हमला कर देगा, इसलिए तुम अभी यहाँ पर ही रुको। उस लड़के को कुछ नहीं होगा, तुमने जो इस धागे को उसके हाथ में बांधा है उससे उसकी हीलिंग पावर तेज हो जाएगी।
लीडर युआन ने मिस ग्रे की ओर देखता हुआ बोला, और वैसे भी वो ये सब हमें बचाने के लिए कर रहा है, इसलिए हमें उसका हौसला बढ़ाने चाहिए। ये कहकर लीडर युआन वापस से लियोन की ओर देखने लगे। वही अपनी से सीनियर की बात सुनकर मिस ग्रे भी इंतजार के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन तभी सभी ने देखा कि वहां पर हंसी की आवाज गूंजने लगी। ये आवाज लीडर जुहांग की थी, जो कि लियोन की हालत देखकर बहुत ज्यादा खुश होने लगा। पहले तो वो भी अपने हमले को ऐसे बर्बाद होता देखा बहुत ज्यादा हैरान हो गया था, लेकिन जब उसने देखा कि उस लड़के की हालत भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है, तो उसके दिल में चल रहे गुस्सा अब बेहद ही खुशी के मौके में बदल चुका था। ये देखकर लीडर जुहांग लियोन से बोला, क्या हुआ लड़के? तुम्हारी हालत तो किसी मरे हुए योद्धा जैसे हो गई है। तो क्या हुआ अगर तुमने मेरे इस हमले को खत्म कर दिया, लेकिन मेरी शक्तियां ये महसूस कर सकती है कि तुम्हारी आत्मा बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अब तुम क्या करोगे लड़के? तुम्हारी आत्मा भी कमजोर हो चुकी है। अब तुम अपनी सोल पावर और मेंटल पावर का यूज नहीं कर सकते। अब तुम्हारा खेल खत्म बच्चे। ये सब लियोन भी सुन रहा था, जो कि अपने घुटनों पर बैठ हुआ था। तभी लियोन ने जीरो से बोलते हुए अपने हाथों की मुद्रा को बदलने लगा। जीरो, जल्दी से स्काई पावर को रिलीज करो। जैसे ही जीरो ने अपने मालिक की ये बात सुनी, तो अचानक से जीरो ने लियोन को वार्निंग देते हुए बोला, डेंजर, डेंजर। शक्ति चक्र के मालिक की एच सेल की डीएक्टिवेटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी एच सेल डीएक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन तभी लियोन के शरीर के अंदर से एक तेज हल्के हरे रंग की रोशनी धीरे धीरे निकलने लगी। वही वहां खड़े सभी लोगों को एक बहुत ही पावरफुल ऑरे का महसूस होने लगा। ये महसूस कर सभी के हाथ पर कांपने लगे। सभी लोग आसमान की ओर देखने लगे। आसमान में अचानक से हरे रंग के बादल छाने लगे। ये देखकर सभी लोगों के दिल आसमान में छाए बादलों को देखकर कांप गए, क्योंकि उन बादलों में देखकर सभी की आत्मा उसकी ओर खिंची जा रही थी। ऐसा लगा रहा था मानो कि कोई उनकी शक्ति उनके शरीर से बाहर निकाल रहा हो। तभी लियोन गुस्से में लीडर जुहांग की ओर देखते हुए बोला, लीडर जुहांग, अब तुम नहीं बचने वाले। ये कहकर लियोन जल्दी से अपने हाथ को ऊपर की ओर उठा लेता है। तभी अचानक से लीडर जुहांग अपनी जगह पर जम सा जाता है। ये देखकर लीडर जुहांग दर्द से कहराते हुए बोले, ये क्या हो रहा है? मैं अपनी जगह से हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? आखिर ये सब हो क्या रहा है? अचानक से लियोन धीरे धीरे अपने कदम लीडर जुहांग की ओर बढ़ाने लगता है। ये देखकर सर लियान और लीडर हाइलर पीछे की ओर जाने लगते हैं। उन तीनों को लियोन को देखकर बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तभी लियोन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के साथ लीडर जुहांग की ओर देखता हुआ बोला, लीडर जुहांग, तुम्हें बहुत गुरूर है ना अपनी काबिलियत का। अब देखता हूं तुम क्या करोगे जब मैं तुम्हारे शरीर के अंदर मौजूद सारी एस सेल को बाहर निकाल दूंगा, जिससे तुम अपने जीवन में कभी भी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ये सुनकर लीडर जुहांग लियोन की ओर आंखें फाड़ कर देखने लगा। उसकी आंख लियोन की ये बात सुनकर बंद पड़ गए थे। ये देखकर और सुनकर बाकी सभी भी हैरानी से लियोन की ओर ही देख रहे थे कि आखिर वो लड़का ये सब क्या कह रहा था। लेकिन तभी सभी ने देखा वो काले कपड़े पहना हुआ लड़का अपने हाथों की मुद्रा को बदलने लगा, और जैसे ही लियोन ने अपने हाथों को रोका, तब अचानक से लीडर जुहांग छटपटाने लगा और वो दर्द के मारे करहाने लगा। उसको देखकर ऐसा लग रहा था मानो कि उसकी सारी शक्तियां उसके शरीर के अंदर छटपटाने लगी है। ये देखकर लीडर जुहांग लियोन की ओर देखकर करहाती हुई आवाज में बोला, बस करो, मैं अपनी हार मानता हूँ, प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। दरअसल जब लियोन अपनी प्रैक्टिस में चला गया था, तब उसे पता चला था कि उसने अभी अभी एक और नए स्पेशल अटैक को एक्टिवेट किया है, जिसका नाम है स्काई पावर। स्काई पावर जानी जाती है किसी चीज को अब्जॉर्ब करने में, जिससे स्काई पावर का यूजर किसी भी व्यक्ति की शक्तियां अब्जॉर्ब कर सकता है। साथ ही साथ स्काई पावर की सहायता से आसपास की प्राकृतिक एनर्जी या फिर ऊर्जा को अब्जॉर्ब करके एक ताकतवर हमला तैयार कर सकती है, जिससे यूजर की शक्तियां बेहद ही कमजोर हो जाती है। ये देखकर कि उस काले कपड़े पहने लड़के ने लीडर जुहांग को इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया है, लीडर हाइलर उस लड़के से बहुत ज्यादा घबराने लगे। लेकिन तभी सभी ने वो देखा जिसे देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सभी ने देखा कि लीडर जुहांग के सीने से अचानक से एक पीले रंग की तेज चमकती हुई गेंद बाहर निकली। ये लीडर जुहांग की एस सेल की गेंद थी, जो कि पावर्स को संभालने के लिए बेहद जरूरी थी। अगर शरीर में ये नहीं होती है तो किसी पावर्स को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही लीडर जुहांग अचानक से वहां पर ही किसी निढाल शरीर की तरह वहां पर ही जमीन पर पड़ गया। हालांकि वो अभी भी जिंदा था, लेकिन जिंदा होकर भी वो किसी बेजार शरीर के साथ वहीं पर पड़ा हुआ था। ये देखकर और लीडर जुहांग की शक्तियों को देखकर लियोन गुस्से में लीडर जुहांग की ओर देखते हुए बोला, तुम्हारी जैसे गंदी सोच से ये शक्तियां भी दूषित हो गई है, इसलिए यही अच्छा होगा कि ये शक्ति यही खत्म हो जाए। तभी लियोन ने अपने हाथों की मुद्रा को चेंज करते हुए उस पीले चमकते हुए गोले को कैद करके अपने शक्तियों से तबाह कर देता है। लेकिन तभी लियोन के शरीर में अचानक से बहुत कमजोरी आ जाती है, और फिर वो धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकने लगता है और फिर जल्दी से नीचे की ओर गिरने लगता है। लेकिन तभी लियोन को कोई अपने बाहों ने भर लेता है। ये और कोई नहीं मिस ग्रे ही थी, जो कि लियोन की हालत को देखकर जल्दी से भागकर लियोन को पकड़ लेती है। चैप्टर 77 सामने आया हूँ लॉन्ग मैन सेक्ट का आदमी। जैसे ही लियोन ने लीडर जुहांग की शक्तियों को खत्म कर दिया था, तब लियोन लड़खड़ाते हुए पीछे की ओर जाने लगा।
और जैसे ही वो नीचे गिरने वाला था तब मिस ग्रे ने जल्दी से लियोन को गिरने से बचा लिया। ये देखकर लियोन ने मिस ग्रे को धन्यवाद दिया और फिर अचानक से लियोन के शरीर से हल्के पीले रंग की रोशनी निकालने लगी थी। ये थी हीलिंग पावर जो कि जीरो ने एक्टिवेट कर दी थी। साथ ही साथ मिस ग्रे की चोट भी इससे धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगे। थोड़ी देर बाद लियोन पूरी तरह से ठीक हो गया। ये देखकर सभी हैरानी से उस काले कपड़े पहने हुए लड़के की ओर देखने लगे। सभी को वो लड़का बड़ा ही रहस्यमयी और अजीब मालूम दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि आखिर वो लड़का कौन है और कहां से आया है। वैसे तो सभी को ये लग रहा था कि हो ना हो ये किसी ताकतवर दल का मेंबर हो सकता है। लेकिन वही मिस ग्रे तो अभी भी लियोन जो कि उस काले कपड़े के अंदर था, मिस ग्रे उसकी की ओर देखे जा रही थी। ये देखकर लियोन ने मिस ग्रे की ओर देखते हुए धीरे से बोला, तुम्हारे इस दौरे के लिए शुक्रिया, सच में इसने मेरे हीलिंग पावर को सच में बढ़ा दिया। ये सुनकर मिस ग्रे जो कि लियोन के ख्यालों में मगन थी वो अचानक से होश में आती हुई बोली, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई, उसके मुकाबले तो ये कुछ भी नहीं है। देखते ही देखते वहां पर लीडर युआन और वो रहस्यमयी आदमी और लीडर शुंगची लियोन और मिस ग्रे के पास पहुंच गए। तभी सभी ने लियोन का हालचाल पूछा और फिर लीडर शुंगची ने लीडर हाइलर की ओर देखते हुए बोले, लीडर हाइलर तुम्हारे सारे ट्रम्प कार्ड कुचले जा चुके हैं, अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते, इसलिए चुपचाप हार मान लो और यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर लीडर हाइलर मजबूरी से महसूस करने लगा और न चाहते हुए भी वो लीडर शुंगची की बात मानने पर मजबूर हो गया और फिर गुस्से में अपने हाथों की मुट्ठी बिछने लगा। लियोन जल्दी से अपनी जगह पर उठता है और फिर धीरे धीरे वो लीडर जुहांग की ओर मिस ग्रे का हाथ पकड़कर जाने लगता है। तभी वो गुस्से में लीडर जुहांग की ओर देखते हुए बोला, क्या हुआ लीडर जुहांग, तुम तो इनके बारे में कुछ कह रहे थे ना, तो आखिर क्या हुआ, अब नहीं करोगे? ये कहकर वो गुस्से में लीडर जुहांग की ओर देखने लगता है और फिर वो बातें याद करने लगता है जो पहले लीडर जुहांग ने मिस ग्रे के बारे में बोली थी। लेकिन तभी सभी ने देखा कि लीडर जुहांग ने अचानक से मुस्कुराने लगता है। लीडर जुहांग की मुस्कुराहट को देखकर सभी लोग हैरानी से लीडर जुहांग की ओर देखने लगते हैं, क्योंकि इतनी बेकार स्थिति होने के बावजूद भी वो इस तरह मुस्कुरा रहा है। लेकिन तभी सभी ने देखा कि अचानक से लीडर जुहांग के ललाट के बीचों बीच कुछ चमकने लगा था। ये देखकर लीडर युआन ने उस चीज को देखते हुए बोला, ये तो सील है, लगता है ये किसी को अपनी मदद के लिए बुला रहा है, हमें जल्दी से इसे। लेकिन इससे पहले लीडर युआन कुछ कह पाते, अचानक से वहां पर एक बहुत तेज प्रेशर पड़ने लगा था। इस बार प्रेशर इतना पावरफुल था कि लियोन और मिस ग्रे भी उस प्रेशर से बच नहीं पाए। सभी लोग अचानक से जमीन की ओर झुकने लगे। इनमें लीडर हाइलर और सर शियान और सर लियान भी थे। ये देखकर जीरो लियोन से बोला, सर आपके पास किसी बेहद ही ताकतवर योद्धा अपना सोल प्रेशर आप पर डाले हुए है। लेकिन तभी सभी ने देखा कि आसमान में एक काले कपड़े पहना आदमी सभी को नजर आने लगा। उस आदमी की काले कपड़े के बीच सफेद रंग की धारियां भी बनी हुई थी और उसने अपने चेहरे पर अजीब सा मास्क लगाया हुआ था जो कि लंबा और बड़ा दिखाई दे रहा था। उसके हाथ में एक लंबा सा भाला भी था और शरीर के अंदर से काले रंग का धुआं भी निकल रहा था। ये सब देखकर लीडर युआन, लीडर शुंगची और वो अनजान आदमी हैरान हो गए और फिर लीडर युआन उस आदमी को देखते हुए घबराने लगा। लीडर युआन ये पहली बार था तब लीडर युआन किसी को देखकर इतना घबरा रहे थे, क्योंकि जब लीडर जुहांग भी तब लीडर जुहांग के सामने आए थे तब भी वो इतने ज्यादा नहीं घबराए। लेकिन इस आदमी को देखकर तो लीडर युआन ही नहीं, वो अनजान आदमी और वो लीडर शुंगची भी घबराने लगे। लेकिन वही लियोन तो अभी भी अपनी ताकत का उपयोग करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी उस अनजान आदमी ने लियोन का हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं दोस्त, अभी कुछ मत करो, ये आदमी बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसलिए हमें कोई भी गलती नहीं करनी है। ये सुनकर लीडर युआन जो कि उस प्रेशर को झेल रहे थे वो लियोन की ओर देखते हुए बोले, हाँ लड़के, ये आदमी ब्लैक होल लॉन्ग मैन सेक्ट से है और उस सेक्ट से पंगा लेना हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, इसलिए सब्र रखो। ये सुनकर लियोन ने जल्दी से अपनी पावर को कम करना शुरू कर दिया और फिर मिस ग्रे की ओर देखकर जल्दी से अपनी सोल पावर से उन्हें बचाने लगा। तभी वो आदमी जो कि लॉन्ग मैन सेक्ट से था वो लीडर जुहांग की ऐसी हालत देखकर जल्दी से उसे बोला, लीडर जुहांग आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की? और अपनी आंखें बंद करके वो लीडर जुहांग के अंदर झांक कर देखने लगा और फिर वो हैरानी से जुहांग की ओर देखते हुए बोला, ये क्या तुम्हारी शक्तियां तो उथल पुथल हो रखी है, आखिर तुम्हारी ये हालत किसने की? लेकिन तभी उसने वहां पर खड़े सभी लोगों को देखा और फिर वो समझ चुका था कि यहाँ पर बहुत बड़ा मुकाबला हो चुका है। लेकिन ये देखकर वो आदमी गुस्से से लीडर जुहांग की ओर देखते हुए बोला, ये क्या लीडर जुहांग, हमने आपको माना किया था ना किसी भी मुकाबले में भाग लेने से, आपकी शक्तियां अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थी और तुमने मुझे यहाँ पर बुलाकर अच्छा नहीं किया, मेरी शक्तियों को वो बूढ़ा मृदान पहचान लेगा, इसलिए मुझे जल्दी यहाँ पर सब कुछ खत्म करना होगा। ये कहकर उसने अचानक से अपने सोल प्रेशर और भी ज्यादा तेज कर दिया। ये महसूस कर सभी लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। सभी लोग बहुत तेजी से नीचे की ओर जा रहे थे। ये महसूस कर सभी के नाक से खून बाहर आने लगा था, लेकिन मिस ग्रे लियोन की सोल पावर के अंदर सही सलामत थी। ये महसूस कर लियोन ने गुस्से में उस आदमी की ओर देखने लगा। वही उस आदमी को भी ये सब पता चल जाता है और वो भी लियोन की ओर देखने लगता है।
ये देखकर वो हूँ लॉन्ग सेक्ट का आदमी बोला, मेरा नाम है एल्डर देंजी लॉन्ग, तुम सब खेल आज यही खत्म होने वाला है। लेकिन तभी वो एल्डर लीडर हाइलर और शियान और लियान की ओर देखने लगता है। तभी लीडर हाइलर घबरा जाते हैं और फिर अपने घुटनों पर झुकते हुए एल्डर से बोला, लीडर देंजी, मैं आप ही के साथ हूँ, इसलिए मुझे और थोड़ी रहम कीजिए और मुझे कर मत करिए। लेकिन तभी अचानक से लीडर हाइलर अपनी जगह पर ब्लास्ट हो गया। तभी उसके शरीर के अंदर से एक वाइट गोल चीज निकली। ये थी लीडर हाइलर की आत्मा का बीज। ये देखकर शियान और लियान बहुत ज्यादा घबरा गए और फिर वो अपनी जगह से भागने लगे। लेकिन तभी वो भी अचानक से भागते भागते ब्लास्ट हो गए और उनके शरीर के अंदर से भी वही वाइट कलर की गोल नुमा चीज बाहर निकलने लगी। ये देखकर लीडर शुंगची और बाकी सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे बिना किसी को छुए सभी को खत्म करना बहुत ही ताकतवर वॉरियर की निशानी है। वही वो एल्डर जल्दी से लियोन और उनके साथियों की ओर देखते हुए बोला, अब तुम सभी की बारी है। ये कहकर वो धीरे धीरे अपने हाथ उठाने लगा। लेकिन तभी वहां पर एक और ताकतवर आभा चारों ओर फैल गई थी। तभी जो प्रेशर सभी लोगों पर पड़ रहा था वो धीरे धीरे सभी लोगों पर कम होने लगा। ये देखकर वो लीडर गुस्से में लेफ्ट की ओर देखते हुए गुस्से में बोला, बूढ़े मृदान, मैं जानता था तुम यहाँ जरूर आओगे, लेकिन मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा और जब तुम मेरे हाथों से बच नहीं पाएंगे। ये कहकर वो एल्डर अपने हाथ ने लीडर जुहांग को अपने हाथ ने लिए अपने हाथों से काला धुआं प्रकट करने लगा। तभी वो दोनों उसने चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे वो काला धुआं गायब होने लगता है। लेकिन वही अचानक से वहां पर दोनों वहां पर पहुंच गए, जिनमें से एक तो छोटे हेडमास्टर थे और दूसरे हवा में खड़े हुए थे, जो कि लियोन ने पहली बार अपनी आंखों से देखा था। लियोन को ये समझते ज्यादा देर नहीं लगी कि ये स्कूल के बड़े हेडमास्टर है, हेडमास्टर मृदान। तभी सभी लोग पहले की तरह खड़े हो गए और फिर सभी लोग हेडमास्टर मृदान को झुककर ग्रीट करने लगे। वही लियोन और मिस ग्रे भी हेडमास्टर को देखकर ग्रीट करते हैं। तभी हेडमास्टर ने अपने लोगों की ओर देखते हुए जवाब दिया, क्या आप सभी लोग ठीक है? हमें माफ कर दीजिए, हमें आने में थोड़ी देर हो गई, लेकिन सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि इस छोटे से मामला इतना आगे बढ़ जाएगा कि यहाँ पर हूँ लॉन्ग मैन सेक्ट को आने पड़ जाएगा। जैसे ही मैंने इस ताकत को महसूस किया तब बिना देर किए यहाँ आने के लिए निकल चुका था। हेडमास्टर ने हल्के सुनहरे रंग के कपड़े पहने हुए थे और उनका पेट मोटा और वजनी था। उनके गले में एक पेंडेंट लटका हुआ था। तभी हेडमास्टर धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा खुश दिखाई देने लगे। तभी छोटे हेडमास्टर ने देखा कि उस काले कपड़े पहने लड़के ने उनकी पोती का हाथ पकड़े हुए है। ये देखकर छोटे हेडमास्टर मुस्कुराते हुए लियोन से बोले, मिस्टर तियान, मुझे खुशी हुई कि आपने वापस से स्कूल की मदद की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सुनकर लियोन, जो कि हेडमास्टर कई और देख रहा था, वो अपनी गर्दन हिलाते हुए छोटे हेडमास्टर की ओर देखने लगा। लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसने मिस ग्रे का हाथ पकड़ा हुआ है। ये जानकर लियोन ने जल्दी से मिस ग्रे का हाथ छोड़ा और फिर उनसे माफी मांगते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपका हाथ पकड़ लिया। लेकिन मिस ग्रे ने तो लियोन की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि ये लड़का तो सिर्फ उसे बचाना चाहता था। ये जानकर मिस ग्रे ने लियोन की ओर देखते हुए जवाब दिया, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरी जान बचाई है, इसके लिए मैं तुम्हारी हमेशा आसानमंद रहूंगी। लेकिन मिस ग्रे आगे कुछ कह पाती, तभी अचानक से उनके पास हेडमास्टर आ जाते हैं और फिर वो ऐसी बात बोलते हैं जिसे सुनकर मिस ग्रे के साथ साथ सभी लोग परेशान हो जाते हैं। चैप्टर 78, मृदान मेरे दोस्त। जैसे ही छोटे हेडमास्टर ने सभी से ऐसा कुछ बोला जिसे सुनकर सभी लोग परेशान हो गए, हेडमास्टर मृदान ने सभी से बोला, सभी लोग आने वाले समय में हूँ लॉन्ग सेक्ट और इस ब्रांच के बीच कभी भी मुकाबला हो सकता है, इसलिए हमें अब से यहाँ पर और भी ज्यादा कड़ी निगरानी रखनी होगी। लेकिन अचानक से हेडमास्टर ने उस आदमी को देखा जो कि लियोन के साथ खड़ा हुआ था, जो कि लीडर युआन को वो मैजिक कोड देने को तक तैयार हो गया था। उसे देखकर हेडमास्टर ने उसकी शक्तियों को महसूस करते हुए बोले, तुम्हारी शक्तियां मुझे कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। क्या तुम बता सकते हो कि तुम कौन दल या महादल से आते हो? हेडमास्टर मृदान ने बड़े ही ठंडे लहजे में कहा। ये सुनकर वो अनजान आदमी हंसते हुए बोला, क्यों बूढ़े मृदान, तुम अभी भी जिंदा हो? मुझे तो लगा कि तू अब तक मार चुका होगा, लेकिन जब मैंने इस लड़की की टेक्निक्स देखी थी उस समय तभी मुझे पता चल गया था कि तू अभी भी जिंदा है। वो अनजान आदमी मिस ग्रे की ओर देखकर बोला। जब मिस ग्रे और उसकी पहली बार मुलाकात हुई थी तब मिस ग्रे ने जिस तकनीक का प्रयोग किया था उसका प्रयोग पहले मृदान किया करता था। लेकिन वही बूढ़े मृदान तो ये सुनकर ही थोड़े हैरान हुए, लेकिन उन्होंने अपनी हैरानी को किसी के सामने आने नहीं दिया। तभी उसने उस आदमी की ओर देखते हुए बोला, आखिर तुम्हारा नाम क्या है? क्योंकि जिस तरह से तुम बातें कर रहे हो मुझे तुम बहुत उम्रदराज लगते हो। ये सुनकर वो अनजान आदमी मुस्कुराते हुए बोला, क्यों बूढ़े मृदान, लगता है हमारे बीच हुई उस मुकाबले को तू भूल चुका है। वैसे बूढ़े के साथ तेरी यादाश्त भी कमजोर होती जा रही है। ये सुनकर मिस ग्रे, छोटे हेडमास्टर, वहां पर खड़े सभी लोग हैरान हो गए और मिस ग्रे ने तो हैरानी से अपने मुंह को अपने हाथ से ढक दिया। तभी मिस ग्रे धीरे से बोली, ये क्या, ये हेडमास्टर से इस तरह कैसे बात कर सकते हैं? अब तो लगता है ये नहीं बचने वाले। लेकिन उसके विपरीत हेडमास्टर ने उस आदमी की बात सुनकर बड़े ही शांत लहजे में बोला, अच्छा तो मुझे भी तो बताओ, आखिर तुम असल में हो कौन?
मैं भी देखूं कि मेरे ऐसा कौन सा दोस्त है जिसे मैं पहचानता नहीं हूं। ये सुनकर वो अनजान आदमी बोला, मैं हूं सर जियान होंग और पहले के टाइम पर मुझे लोग द ग्रेट लीडर ऑफ विपोनी मास्टर या फिर वेपन मास्टर जियान। ये सुनकर सभी के मुंह खुले के खुले रह गए और जैसे ही हेडमास्टर ने ये बात सुनी तो वो 2 कदम पीछे की ओर चले गए और फिर अपनी हाथ को उंगली को मास्टर जियान की ओर ले जाते हुए बोले, क्या मास्टर जियान, मेरा दोस्त जियान। ये कहकर हेडमास्टर जल्दी से मास्टर जियान के पास आते हुए उसको गले लगा लेते हैं और फिर उससे दूर होते हुए बोले, जियान, पर तुम तो मारे जा चुके थे ना, उन लोगों ने तुम्हें धोखे से मार दिया था ना, तो तुम जिंदा कैसे बचे। ये सुनकर मास्टर जियान की आंखों से अचानक से गुस्सा उतर आया था और उसने गुस्से में अपनी मुट्ठियों को बींच लिया। लेकिन मास्टर जियान ने जल्दी से अपने चेहरे पर आए इस बदलाव को छुपा लेते हैं। तभी मास्टर जियान ने हेडमास्टर की ओर देखते हुए बोला, ये बहुत लंबी कहानी है मृदान, बाद में आराम से सुनाता हूँ, पर अभी के लिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहकर मास्टर जियान लीडर युआन की ओर देखते हुए बोले, ये लीजिए लीडर युआन आपका मैजिक कोर और यहाँ पर परिस्थिति संभालने के लिए धन्यवाद लीडर युआन। लेकिन तभी लीडर युआन मास्टर जियान को ग्रीट करते हुए बोले, जी मास्टर जियान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप वही मास्टर जियान है जिसके चर्चे हर जगह थे। सच में आपसे मिलना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है और मैं आशा करता हूं कि आप और हेडमास्टर हमारे तूफान दल में दावत के लिए किसी दिन आए, इससे मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी। लीडर युआन की आंखों में साफ साफ दिख रहा था कि उनकी आंखों में ये मास्टर जियान का नाम की इज्जत उनकी आंखों में कुछ ज्यादा ही थी। तभी मास्टर जियान लीडर युआन के कंधों पर हाथ रखते हुए बोले, लीडर युआन, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है और वैसे भी इस समय मैं तो आपसे भी बहुत ज्यादा कमजोर हूं, और रही बात तुम्हारे दल आने की। ये कहकर मास्टर जियान लियोन की ओर देखने लगते हैं और फिर एक मुस्कान देकर वापस से लीडर युआन की ओर देखते हुए बोले, और रही बात दल आने की तो ये भी बहुत जल्द पूरा होने वाला है और आप चिंता मत कीजिए, आपकी पोती को कुछ नहीं होगा। ये कहकर मास्टर जियान लीडर युआन के कंधे ठप थापने लगते हैं। वही मास्टर जियान के मुंह से निकले इस शब्दों को सुनकर लीडर युआन को थोड़ी तो सांत्वना मिल गई थी। तभी लीडर युआन मास्टर जियान, हेडमास्टर लियोन और मिस ग्रे को ग्रे करते हुए वहां से धुएं में गायब हो जाता है। ये देखकर सभी लोग शुंगची की ओर देखने लगते और फिर शुंगची भी अपने दल के मेंबर्स के साथ मिलकर वहां से जाने लगते हैं। अब वहां पर सिर्फ स्टूडेंट्स और स्कूल के मेंबर्स ही थे। तभी हेडमास्टर लियोन की ओर देखता है और फिर लियोन से बोला, क्या तुम वही हो जिसने पहले भी स्कूल की सहायता की है? सच में तुम तो बहुत ज्यादा खास हो, क्योंकि तुम्हारी सोल पावर तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। तुम्हें सोल मास्टर की टेक्निक्स सीखनी चाहिए, इससे तुम और भी ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। और मुझे पता चला है कि तुम यहाँ पर किसी स्टूडेंट्स की रक्षा कर रहे हो। लेकिन हेडमास्टर के मुंह से निकले ये शब्द लियोन के दिल में किसी कड़वे जहर की तरह चुभ रहे थे। लियोन का चेहरा उदास दिखाई देने लगा। ये देखकर सभी लोग हैरानी से लियोन को देखने लगे, क्योंकि अभी जो लड़का पहले इतनी बड़े बड़े योद्धा से लड़ने पर भी इतना उदास नहीं था, वो हेडमास्टर की बात सुनकर हैरान हो गया। तभी मास्टर जियान ये देखकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे मृदान, तुम भी ये क्या बातें लेकर बैठ गए, तुम चलो यहाँ से। ये कहकर मास्टर जियान वहां से गायब हो जाते हैं। वही हेडमास्टर भी एक गहरी सांस छोड़कर वहां से गायब हो जाते हैं। उसके बाद छोटे हेडमास्टर अपनी पोती और लियोन के पास आते हैं। अपनी पोती जियू को गले लगाते हुए बोला, तू ठीक तो है ना मेरी बच्ची? तुझे कुछ हुआ तो नहीं ना? लेकिन तभी मिस काला छोटे हेडमास्टर के पास आते हुए बोली, जियू ठीक है छोटे हेडमास्टर, सर तियान ने सही समय पर आकर आज दोबारा जियू को बचा लिया। पता नहीं क्यों पर इनकी टाइमिंग हमेशा परफेक्ट होती है। ये एन मौके पर आ जाते हैं और सभी को बचा लेते हैं। ये सुनकर लियोन अचानक से खांसने लगता है। ये देखकर मिस काला लियोन की ओर देखते हुए बोली, सर तियान, आपको नाटक करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप यहाँ मिस ग्रे के लिए आए हैं। लेकिन तभी लियोन ने इस बात को संभालते हुए बोला, ऐसी बात नहीं है मिस काला, मैं यहाँ पर आप सभी को बचाने आया हूँ। लेकिन जैसे ही मिस काला ने ये बात सुनी तो वो हैरानी में लियोन की ओर देखती हुई बोली, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? हमारी मुलाकात तो पहले कभी हुई ही नहीं। ये सुनकर मिस ग्रे और मिस काला दोनों एक दूसरे की ओर देखकर लियोन की ओर देखने लगी। तभी लियोन ने थोड़ी देर बाद सोचते हुए बोला, वो क्या है, मुझे आप सभी के नाम किसी ने बताए हैं, इसलिए मैं आप सभी के नाम जानता हूँ, पर मुझे ये नहीं पता था कि मिस ग्रे का असली नाम जियू है। लेकिन ये सुनकर सभी समझ गए थे कि ये लड़का इस बात को टालना चाहता है। इसी बात को समझते हुए मिस काला अब लियोन से कुछ नहीं बोलती है और फिर अपने हाथ बांधते हुए बोली, हाँ मिस ग्रे का असली नाम जियू है। और ये इससे आगे मिस काला कुछ कहने वाली ही थी कि तभी छोटे हेडमास्टर ने मिस काला की बात को बीच में काटते हुए बोले, चलो अब हम यहाँ से चलना चाहिए, नहीं तो पता नहीं कब क्या हो जाए। ये सुनकर लियोन पहले थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन वो इसको सीरियसली नहीं लेता है, इसलिए वो सभी की ओर देखते हुए बोला, अब मुझे चलना चाहिए, उम्मीद करता हूँ आपसे दोबारा मुलाकात हो। ये कहकर लियोन छोटे हेडमास्टर को ग्रिट करते हुए पीछे की ओर जाने लगा और फिर मिस ग्रे की ओर देखते हुए बोला, और हाँ मिस ग्रे, इस चीज के लिए शुक्रिया। ये सुनकर मिस ग्रे लियोन की बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी गर्दन हिलाती है।
तभी लियोन वहां से जल्दी से भाग जाता है। वही छोटे हेडमास्टर भी सभी स्टूडेंट्स को ऑर्डर देते हुए वापस से सभी लोग पक्षियों पर बैठ जाते हैं। थोड़े ही समय बाद सभी लोग स्कूल पहुंच जाते हैं। वही मिस ग्रे तो पूरे रास्ते सिर्फ इस काले कपड़े पहने हुए लड़के के बारे में ही सोच रही होती है। देखते ही देखते शाम हो चुकी थी और मास्टर जियान अभी भी हेडमास्टर के साथ मिलकर कुछ डिस्कशन कर रहे थे। वही सारे टीचर्स आज सभी लोग बाहर खड़े थे क्योंकि आज इतने सालों बाद हेडमास्टर इस ब्रांच में आए थे, क्योंकि ज्यादातर हेडमास्टर लीजेंड ब्रांच में ही रहा करते थे। लेकिन जब सभी को खबर मिली आज हेडमास्टर मृदान यहाँ आए हैं तो सभी के मन में बूढ़े मृदान को देखने की लालसा और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। देखते ही देखते मास्टर जियान और हेडमास्टर बाहर आ जाते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी मास्टर जियान ने हेडमास्टर की ओर देखते हुए बोला, मृदान, इस बात की खबर किसी बाहर वाले के पास नहीं पहुंचनी चाहिए। तुम्हें ये सीधा उस दल के पास जाकर ही कहनी है जब सही मौका आए। अभी के लिए चलने दो जो चल रहा है। चैप्टर 79 जीयू, बड़े दादाजी ने तुम्हें याद किया है। जैसे ही हेडमास्टर मृदान और मास्टर जियान दोनों रूम से बाहर आते हैं और फिर मास्टर जियान मुस्कुराते हुए हेडमास्टर को अलविदा कहकर वहां से निकल जाता है। वही हेडमास्टर मृदान बाकी टीचरों से मिलते हैं। अपने हेडमास्टर को सामने देख किसी भी टीचर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। उनके दिल में अपने हेडमास्टर के लिए बहुत ज्यादा सम्मान था, इसलिए जब हेडमास्टर उनके सामने आए तब उनके सभी के सिर सम्मान से नीचे झुके हुए थे। वही इससे दूर लियोन बाहर मैदान में बैठा हेडमास्टर की बात सोच रहा था। उसे वही बात बार बार सुनाई देती है कि तुम किसी लड़की की हिफाजत कर रहे हो, लेकिन को ये बात किसी कांटे की तरह चुभ रही थी क्योंकि वो लूना को नहीं रोक पाया। यही बात रह रहकर लियोन को खा रही होती है। लेकिन तभी वहां पर मिस ग्रे आ जाती है और लुशन को ऐसे बैठे देख मिस ग्रे समझ जाती है कि आखिर लियोन क्या सोच रहा है। तभी मिस ग्रे लियोन के पास जाकर बैठती है और फिर आसमान की ओर देखती हुई बोली, आज आसमान कितना साफ है ना। आसमान में आज बिल्कुल भी बादल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये कहकर मिस ग्रे लुशन की ओर देखने लगती है। वही लुशन भी आसमान की ओर देखता है और भी आसमान की ओर देखकर लियोन मुस्कुराने लगता है। लुशन को मुस्कुराता देख मिस ग्रे भी अच्छा महसूस करती है, लेकिन पता नहीं क्यों मिस ग्रे को देखकर वही एहसास हो रहा था जैसा उस काले कपड़े पहने हुए लड़के के होने पर होता है। लेकिन इस बात को मिस ग्रे अपने दिल में ही रखती है और फिर धीरे से लुशन से बोली, लुशन, मुझे पता है तुम आखिर परेशान क्यों हो, लेकिन तुम हर वक्त तो लूना की याद में ऐसे बैठे बैठे दिन तो नहीं निकाल सकते ना। लूना मेरी भी सबसे अच्छी दोस्त थी और प्यारी स्टूडेंट भी। मुझे भी उसका जाने का बहुत दुख है, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन हम लूना से जरूर मिलेंगे। इसलिए तुम जल्दी से ताकतवर बनकर लूना को लेकर आ सकते हो, इसलिए मेहनत करो। ये कहकर मिस ग्रे लुशन के कंधे पर हाथ रखते हुए उसकी आंखों में देखने लगी। पता नहीं क्यों पर मिस ग्रे को लुशन की आंखें उस काले कपड़े पहने हुए लड़के से हुबहू मिलती है। बस फर्क इतना है कि उस काले कपड़े पहने आदमी की पुतलियों का रंग काला है और लुशन की आंखों का रंग हरा। लेकिन मिस ग्रे को ये बात नहीं पता थी, जब भी लुशन उन काले कपड़ों में आता था तब वो अपने असली वाले रूप लियोन के रूप में आता था, न कि लुशन के रूप में। लेकिन मिस ग्रे ने अपने मन में आए इस ख्याल को अपने अंदर रखते हुए धीरे से अपनी जगह से उठती हुई बोली, ठीक है लुशन, अब मैं चलती हूँ। लेकिन जैसे ही मिस ग्रे वहां से जाने वाली थी कि तभी वो अपनी जगह पर रुकती हुई बोली, और हाँ लुशन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने जो टेक्निक मुझे दी थी वो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर थी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर लियोन ने अपनी गर्दन हिलाई। वैसे तो वो देख चुका था किस तरह मिस ग्रे ने उस टेक्निक को यूज कर रही थी, लेकिन लियोन इस बात को मिस ग्रे को नहीं बता सकता था क्योंकि इस तरह उसकी पहचान सामने आ सकती है। लेकिन तभी लियोन को याद आया कि कैसे मिस ग्रे बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी, इसलिए आगे कोई मुसीबत मिस ग्रे पर ना आए इसके लिए लियोन ने जल्दी से अपने मैजिक स्टोन से 2 कागज के स्क्रॉल निकालते हुए मिस ग्रे की ओर बढ़ाने लगा। ये देखकर मिस ग्रे लुशन से बोली, लुशन, इसकी कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी अगर तुम इसी तरह हर किसी को ऐसी शक्तिशाली टेक्निक देते रहे तो तुम्हारी शक्तियां नहीं बढ़ पाएगी। लेकिन लियोन ने मिस ग्रे की बात सुनते हुए बोला, मिस ग्रे, आप इसकी चिंता मत कीजिए, अभी के समय ये टेक्निक किसी भी काम की नहीं है क्योंकि ये टेक्निक मुझे मिली है और अभी मेरी शक्तियां इतनी नहीं है कि मैं इन टेक्निक्स को सीख सकूं। इसलिए प्लीज आप इन्हें ले लीजिए। लियोन साफ साफ झूठ बोल रहा था, लेकिन अगर लियोन ऐसा नहीं बोलता तो शायद मिस ग्रे कभी भी उन टेक्निक्स को लेने के लिए मना कर देती। वही जब मिस ग्रे ने लुशन के मुंह से ये बात सुनी तो वो थोड़ी देर कुछ सोचते हुए उन स्क्रोल्स को ले लेती है, और फिर लियोन ने बोली, लुशन, अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे कह सकते हो और इन टेक्निक के लिए तुम्हारा शुक्रिया। वही मिस ग्रे ये कहकर वहां से चली जाती है। वही मिस ग्रे धीरे धीरे वहां से जाने लगती है, साथ ही साथ वो उन स्क्रोल्स को भी देखती हुई जा रही थी। तभी उसके सामने छोटे हेडमास्टर अचानक से आ जाते हैं। वही मिस ग्रे अचानक से किसी को अपने सामने आता हुआ देख हैरान हो जाती है और हैरानी से उसके कदम न चाहते हुए भी पीछे की ओर खिसक जाते हैं। लेकिन जब मिस ग्रे ने देखा कि वो उसके दादाजी के अलावा और कोई नहीं है तब वो लंबी सांसें लेते हुए बोली, क्या दादाजी, आपने मुझे डरा दिया। लेकिन तभी मिस ग्रे ने अपने दादाजी के चेहरे पर परेशानी की लकीरें देखी। ये देखकर मिस ग्रे अपने दादाजी के पास आते हुए बोली, क्या हुआ दादाजी, आप इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं, कुछ बात है जो आप मुझे बताना चाहते हैं।
ये सुनकर छोटे हेडमास्टर मिस ग्रे की ओर देखते हुए बोले, बेटा जियू, बड़े दादाजी के फरमान आया है, हमें हमारे दल चलना होगा। जैसे ही मिस ग्रे ने ये बात सुनी तो वो हैरान होते हुए बोली, क्या? पर अचानक से ये सब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है दादाजी। वही इनसे दूर लियोन अपनी जगह से उठकर वहां से जाने लगता है। थोड़ी देर बाद लियोन यूनिवर्सिटी से बाहर निकल जाता है बिना किसी को बताए और बाहर घूमने लगता है। थोड़ी देर चलते चलते लियोन एक तालाब के किनारे जाकर बैठ जाता है। वहां पर बहुत सारे फूल पानी के अंदर खिले हुए थे। वहां पर नीले और लाल रंग के फूल ज्यादा ही चमक रहे थे। ये देखकर लियोन खोसा जाता है और अपनी आंखें बंद करके वहां बैठा रहता है। लेकिन अचानक से उसको एक आवाज आती है, किसी की याद आ रही है। लेकिन जैसे ही लियोन ने ये आवाज सुनी तो वो इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। ये देखकर लियोन को लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं, इसलिए वो वापस से पानी की ओर देखने लगता है। लेकिन तभी वहां पर मास्टर जियान अचानक से लियोन के पास आकर खड़े हो जाते हैं। ये देखकर लियोन घबराते हुए बोला, ऐसे कोई अचानक से सामने आकर डराता है क्या? और तुम ही थे न जो थोड़ी देर पहले वो सब बोला? तभी ये सुनकर मास्टर जियान परेशान होते हुए बोला, क्या बोला? अरे भाई, मैं तो अभी ही यहाँ पर आया हूँ, मैं कैसे कुछ बोल सकता हूँ? लेकिन तभी लियोन को खुसफुसाती आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। जैसे ही लियोन ने ये आवाजें सुनी तो उसके कानों में दर्द होने लगा, और तभी लियोन ने अपने कान बंद करते हुए जोर से चिल्लाते हुए बोला, बंद करो, बंद करो, मेरे कान दुखने लगे हैं। लेकिन तभी मास्टर जियान ये देखकर कुछ समझ नहीं पा रहे थे। तभी वो जल्दी से लियोन के कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, लड़के, तुम ठीक तो हो? क्या हुआ तुम्हें? लेकिन तभी लियोन के कानों में वो आवाजें बंद हो गई। ये देखकर लियोन खुद को संभालते हुए मास्टर जियान की ओर देखते हुए बोला, नहीं मास्टर, कुछ नहीं, बताए आपका यहाँ किस काम के लिए आए हैं? लेकिन तभी लियोन ने देखा कि मास्टर जियान वहीं पर बैठ गए थे। वही मास्टर जियान ने लियोन को भी बैठने का इशारा करते हैं। ये देखकर लियोन भी जल्दी से वहां पर बैठ जाता है। तभी मास्टर जियान तालाब की ओर देखते हुए बोले, मुझे पता है लड़के, तुम उस लड़की के लिए परेशान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, क्योंकि वो लड़की अभी बिल्कुल सुरक्षित है और कोई भी वहां उसको चोट पहुंचाने की हिम्मत कर भी नहीं सकता। इसलिए तुम उस लड़की की चिंता करना छोड़ दो और जल्दी से ताकतवर बनकर उस लड़की को अपना बना लो। लेकिन लड़के, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस स्कूल को छोड़कर बाहर के वातावरण को अपना लो, क्योंकि तुम यहाँ पर रहकर इतने ताकतवर नहीं बनोगे जितना तुम बाहर रहकर दुनिया के तौर तर्जुबे को महसूस करोगे। तब तुम्हें पता चलेगा कि इस एस्ट्रलिस ग्रह पर कितने रहस्य छुपे हुए हैं, और तुम्हारी जैसी काबिलियत तो इस ग्रह पर बड़ी ही रहस्यमयी और ताकतवर मानी जाती है। इसलिए लड़के, अगर तुम्हें उस लड़की के पास जाना है तो तुम्हें इस स्कूल से निकलना होगा। ये सुनकर लियोन हैरान हो जाता है और हैरानी से मास्टर जियान की ओर देखने लगता है। लेकिन लियोन को मास्टर जियान की बात में सच्चाई दिखाई देती है, क्योंकि उसने खुद देखा था कि बाहर की दुनिया और बाहर के लोग कैसे अपना जीवन यापन करते हैं। लियोन भी इस दुनिया के तौर तर्जुबे लेना चाहता है, वो इस तरह बांधकर यहाँ नहीं रह सकता है। लेकिन तभी वो अचानक से परेशान हो जाता है। ये देखकर मास्टर जियान लियोन से पूछते हैं, क्या हुआ लड़के, तुम क्या सोचकर परेशान हो रहे हो? तभी लियोन मास्टर जियान की ओर देखकर सब कुछ बता देता कि वो यहाँ किस मकसद से आया था, कैसे वो आगे होने वाली टूर्नामेंट में हिस्सा लेकर डार्क मैजिक स्कूल के बारे जानना है, अपने भाइयों की बचाने वाली बात, ये सब कुछ वो मास्टर जियान को बता देता है। ये सुनकर मास्टर जियान मुस्कुराते हैं और फिर लियोन की ओर देखकर बोले, लड़के, इतनी सी बात, जब तू बाहर की दुनिया का भ्रमण कर रहे होगे तब तुम्हें धीरे धीरे सब कुछ पता चल जाएगा। इसलिए तुम चिंता मत करो और तुम यहाँ से सीधा मिस्टेक वाली टाउन जाओ। ये कहकर मास्टर जियान अपनी जगह से उठ जाते हैं और फिर वहां से जाने लगते हैं। तभी अचानक से वो वापस से पीछे मुड़कर बोले, और जाने से पहले तुम उस छोटे हेडमास्टर की मुन्हा बोली पोती को जरूर बता के जाना। तभी मास्टर जियान ये कहकर वहां से गायब हो जाते हैं। लियोन को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मास्टर जियान कहाँ क्या चाहते थे। ये ही सोचकर लियोन वापस से तालाब को देखने लगा और अभी मास्टर जियान ने थोड़ी देर पहले जो कहा उसके बारे में सोचने लगा। वही मिस ग्रे अपनी दादाजी की ओर देखती हुई बोली, दादाजी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, ये सब उनकी प्रॉब्लम है, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन तभी छोटे हेडमास्टर मिस ग्रे की बात सुनकर और उसे घबराते हुए देखकर बोले, मुझे पता जियू, तुम उस लड़के के कारण नहीं जाना चाहती हो ना, लेकिन जियू, तुम्हें इस बात को भी समझना चाहिए कि बड़े दादाजी का ऑर्डर हम नहीं टाल सकते। इसलिए बेटा, प्लीज तुम मेरे साथ चलो। और वैसे भी यहाँ पर अभी के समय कुछ भी नहीं है, मुकाबला अभी 4 साल है, इसलिए बेटी मान जाओ मेरी बात और चलो यहाँ से। चैप्टर 80। लियोन निकला नए सफर पर। एक नई सुबह एक साथ कई रास्ते और मौके लेकर आती है। अब ये आपका काम है कि आपको इस मौके को हासिल करना है या फिर गंवाना है। लेकिन ये बात हमारे हीरो लियोन पर लागू नहीं होती है, क्योंकि हमारा हीरो लियोन किसी भी मौके को अपने हाथ से जाने नहीं देता है। इसलिए लियोन आज सुबह जल्दी खड़ा हो जाता है, क्योंकि आज से लियोन यहाँ पर नहीं रहने वाला है, क्योंकि उसने रात भर सोचने के बाद ये निर्णय लिया कि वो स्कूल में ऐसे बंधने वाला नहीं है। वो बाहर जाकर दुनिया के तौर तर्जुबे लेकर ताकतवर बनना चाहता है। इसलिए आज लियोन अपने असली रूप में ही था, उसने अपने असली रूप को चेंज नहीं किया। और लियोन ने स्कूल से कई महीनों की छुट्टी भी मांग ली थी,
इसलिए उसको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली थी। बस लियोन का मिस ग्रे को अपनी जाने की बात बोलनी थी, लेकिन लियोन को रह रहकर एक ही बात सता रही थी। अब वो ज्यादा देर तक मिस ग्रे की रक्षा नहीं कर पाएगा, लेकिन तभी वो जल्दी से वही काले कपड़े पहन लेता है जो वो हर वक्त पहना करता है जब भी वो मिस ग्रे या किसी के भी सामने आता हो। तभी लियोन अचानक से मैदान के बीचों बीच आकर रुकता है। ये देखकर वहां पर प्रैक्टिस कर रहे बच्चे लियोन को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो इस काले कपड़े वाले लड़के को जानते थे, क्योंकि सभी ने देखा था किस कैसे इस काले कपड़े पहने लड़के ने जोशीला योद्धा दल के एक एल्डर को मारा था। तभी सभी लोग जल्दी से लियोन को देखकर चिल्लाने लगे। ये शोर सुनकर मिस काला भी आकर देखने लगी कि आखिर बात क्या थी। लेकिन जब उसने देखा कि वहां पर वही काले कपड़े पहन लड़का खड़ा हुआ है, ये देखकर मिस काला जल्दी से वहां आ गई और फिर लियोन को देखकर ग्रिट करते हुए अपना सिर झुकाने लगी। ये देखकर लियोन बोला, अरे आपको मेरे साथ ऐसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी लियोन ने देखा कि आज मिस काला ने अलग ही ड्रेस पहनी हुई थी। आमतौर पर वो सफेद ड्रेस छोटी ही हुआ करती थी, लेकिन आज वो सफेद ड्रेस कुछ ज्यादा ही लंबी थी। ये देखकर लियोन कुछ समझ नहीं पा रहा होता है, लेकिन ये सब मिस काला देख लेती है और समझ जाती है। तभी मिस काला लियोन की ओर देखती हुई बोली, असल में आज सभी लीजेंड ब्रांच के स्टूडेंट्स अपना मिशन पूरा कर चुके हैं। मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन हायर अथॉरिटीज ने ऑर्डर दिया कि सभी लीजेंड ब्रांच के स्टूडेंट्स वापस से लीजेंड ब्रांच में वापस आ जाएं। तभी लियोन ने ये बात सुनकर कुछ सोचते हुए बोला, तो क्या मिस ग्रे भी? लेकिन लियोन इससे पहले कुछ कह पाता उससे पहले मिस काला ने लियोन की बात को बीच में काटते हुए बोली, मिस ग्रे अब यहाँ पर नहीं है, वो छोटे हेडमास्टर के साथ अपने घर जा चुकी है। मिस ग्रे को तुम्हारे बारे पता नहीं था, इसलिए उसने मुझे बताने को कहा है, और जब तुमने ये बात याद दिलाई तो मैंने तुम्हें बता दी। बेचारी ग्रे, उस समय उसे तुमसे ना मिलने का बहुत दुख था। ये बात सुनकर लियोन थोड़ा हैरान तो हुआ, लेकिन उसने खुद पर कंट्रोल करते हुए आगे कहने से खुद को रोका और फिर मिस काला को ग्रीट करते हुए बोला, ठीक है मिस काला, मैं भी कुछ महीनों के लिए बाहर रहूंगा, यही बात मैं आपको बताने आया था। और फिर लियोन ये कहकर वहां से चला जाता है। वही मिस काला उसकी बात सुनकर थोड़ी परेशान जरूर हुई, लेकिन वो कर भी क्या सकती थी, इसलिए वो भी वहां से चली जाती है। वही लियोन को थोड़ा बुरा तो लग रहा था कि वो मिस ग्रे को ये सब बता नहीं पाया, लेकिन लियोन को एक बात समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर मिस ग्रे अचानक से यहाँ से चली कैसे गई। यही सोचते सोचते लियोन स्कूल से बाहर चला जाता है। आर्यन की मंजिल थी मिस्टिक वैली टाउन, जो कि सोकोविया और कोलोरा राज्य के बीच में बसा हुआ था। देखा जाए तो मिस्टिक वैली टाउन का ज्यादातर हिस्सा कोलोरा राज्य में आता था, जो कि स्कूल से उत्तर की दिशा में पड़ता था। देखा जाए तो तिबन सिटी से करीब 30 किलोमीटर दूर ये शहर पड़ता था। मिस्टिक वैली टाउन, जो कि वहां पर मौजूद 4 कस्बों में शामिल था, जहां पर बेशुमार ताकतें रह करती थी। ताकत थी बड़ा बनने की और बनाने की। मिस्टिक वैली टाउन सबसे ज्यादा प्रसिद्ध था यहाँ के ऑक्शन यानी नीलामी घर में होने वाली नीलामी में। लियोन थोड़ी देर बाद एक जगह पहुंच जाता है, जो कि मिस्टिक वैली टाउन से करीब 8 किलोमीटर दूर है। अगर साफ साफ कहा जाए तो लियोन अभी सोकोविया राज्य की अंतिम सीमा पर मौजूद शहर हाइवान के बाजारों में चल रहा है। लियोन अभी अपने असली वाले रूप में ही आगे का सफर शुरू करना चाहता था, इसलिए उसने यहाँ आने से पहले काले कपड़े को अपने ऊपर से हटा लिया था। लियोन खाली हाथ वहां बाजारों में घूम रहा था। लियोन बाजारों की चकाचौंध देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि ये बाजार तो उसके शहर से भी बड़ा और सुंदर है। वही लियोन ने मिस्टिक वैली टाउन जाने के लिए किसी सवारी का सहारा लेने की सोची। यही सोचते सोचते और बाजारों की चकाचौंध को देखते हुए लियोन आगे चला जा रहा था। साथ ही में वो एक दुकान में भी एक बार देखते हुए जा रहा था। तभी अचानक से लियोन ने देखा कि एक आदमी को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। यही नहीं, लियोन ने देखा कि उस आदमी के आगे एक लड़का खड़ा हुआ, जो कि सामने वाले लड़कों को गुस्से से देख रहा होता है। उस लड़के के सामने, जो कि उस आदमी को बचा रहा था, करीब 6 लोग खड़े हुए थे। ये देखकर लियोन वहां से जाने लगा था, क्योंकि उसे जल्दी ही मिस्टिक वैली टाउन पहुंचना था। लेकिन तभी उसने देखा कि वो लड़का उस लड़कों से बहुत मार खा रहा होता है। ये देखकर लियोन को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। इसी बात को याद करते हुए उसके पैर वापस से उन लोगों की ओर मुड़ जाते हैं। वही वो 6 लोग उस लड़के को लगातार मार रहे होते हैं और पीछे खड़ा आदमी उनको रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वो लड़के उस आदमी को पीछे धकेल देते हैं। वही वो आदमी जल्दी से अपने बगी के पहिए से टकराने वाला होता ही है कि अचानक से उनका सिर हवा में ही लटक जाता है। उस आदमी को लगा को उसका खेल तो यही खत्म होने वाला है, लेकिन जब उसने खुद को जिंदा पाया तो वो बहुत ज्यादा खुश होने लग जाता है और फिर अपनी गर्दन घूमकर पीछे देखता है। उसने देखा कि एक लड़के ने उसको पीछे से पकड़ रखा है। ये देखकर वो आदमी जल्दी से लियोन के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, तुमने मेरी जान बचाई। वही लियोन ने ये सुनकर अपने दूसरे हाथ से उस लड़के को उठाया, जो कि गिर चुका था। ये देखकर वो 6 आदमी जो ये देखकर गुस्से हो गए थे, और इसी गुस्से के साथ उनमें से एक आदमी बोला, अबे कौन है तू, और हमारे बीच में क्यों पड़ रहा है, जल्दी से यहाँ से निकल जा, समझे बच्चे। और तू मूर्ख इंसान, तू हमें सोने के सिक्के दे रहा है या नहीं। लेकिन इससे पहले वो आदमी आगे कुछ कह पाता, तभी सभी ने देखा कि वो अचानक से पीछे की ओर जाने लगा। इसकी वजह ये थी, लियोन ने अपने हाथ की मुट्ठी बनाकर जल्दी ही उस आदमी के पेट पर एक मुक्का जड़ देता है।
जिससे वो अचानक से हवा में उड़कर पीछे जाने लगता है और पीछे दुकान के दीवार से जाकर टकरा जाता है। इससे वो आदमी अपने घुटनों पर बैठ गया और अपने इस दर्द से चिल्लाने लगा। ये देखकर उस आदमी के साथ एक दूसरे की ओर देखकर जल्दी से अपने हाथों में अपनी शक्तियां को लाने लगे और फिर सभी पीछे घूमकर लियोन को देखते हैं, लेकिन उससे पहले लियोन ने ही अपने हाथ में शक्तियां भरते हुए जल्दी से अपने हाथ को लहरा देता है, जिससे वहां पर एक तेज हवा का झोंका चलने लगता है और उस हवा के झोंके से वो सारे आदमी एक के बाद एक उसी दीवार से टकराने लगते हैं। तभी लियोन ने अपने हाथ झटकारते हुए बोला, आगे से अगर किसी को भी परेशान करने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहकर लियोन वापस से उस आदमी और उस लड़के की ओर देखने लगता है और फिर उनको ग्रिट करते हुए वहां से जाने लगा। जैसे ही उस आदमी ने लियोन को वहां से जाता देखा तब अचानक से वो आदमी लियोन को रोकते हुए बोला, रुको, तुम मुझे इस शहर के तो नहीं लगते, मैंने सही कहा ना। ये सुनकर लियोन चलते चलते अपनी जगह पर रुक जाता है और फिर पीछे घूमकर उस आदमी से बोला, हाँ आपने सही कहा, मैं यहाँ रहने वाला नहीं हूँ, मैं मिस्टिक वैली टाउन जाना चाहता हूँ। आए लियोन की ये बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी उस लड़के को साथ ने लाते हुए लियोन से बोला, मेरा नाम सुयू है और ये है मेरा बेटा तवांगली, हमें बचाने के लिए शुक्रिया बेटा। क्या मैं जान सकता हूँ कि अभी आपने मिस्टिक वैली का नाम लिया था? ये कहकर सुयू वापस से लियोन की ओर देखने लग जाता है। वही लियोन ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपना सिर हाँ में हिलाते हुए जवाब देता है। ये देखकर वो बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए लियोन की ओर देखते हुए बोला, ठीक है बेटा, तब तो तुम हमारे साथ आ सकते हो, क्योंकि हम भी किसी काम से मिस्टिक वैली टाउन जा रहे हैं, इसलिए क्या आप हमारे साथ चलने के लिए इच्छुक है? ये कहकर वो आदमी अपने बेटे की ओर देखता है और फिर धीरे से अपनी नज़र लियोन की ओर करता है। वही आर्यन भी उस आदमी की ये बात सुनकर सोचने लगता है और फिर वो उस बूढ़े की बात को मान लेता है। वही जब उस आदमी ने लियोन की ये बात सुनी तो वो मुस्कुराते हुए लियोन की ओर देखने लगा और भी धीरे धीरे लियोन की ओर बढ़ने लगा। तभी उस आदमी ने लियोन का हाथ अपने हाथ में पकड़ते हुए हिलाने लगा और फिर वो खुशी से बोला, अच्छा हुआ आखिरकार तुम मान गए, अब हमें आगे कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर वो लियोन को बड़े ही आदर के साथ उसे बुलाने लगा। वही लियोन भी जाकर उस बगी में उस आदमी के बेटे के साथ बैठ जाता है।